चलिए आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो जान है वो जान क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इसको देखते हैं, क्योंकि एक बार अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में कमांड बन गया तो मान के चलिए कि आगे रिएक्शन में आपका कमांड बन जाएगा। बस में आगे। और जो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये दिमाग बैठाइएगा कि जहां जहां मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा वहां वहां रुपया या पैसा सोचना है। बस में आगे। और खुद को अपने आप को हमें क्या मानना है? कार्बन। बस में आगे, जिससे कि आप अपने आप से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कोरिलेट कर पाओ कि जहां जहां मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा वहां वहां रुपया पैसे के बारे में सोचना है, और जहां जहां कार्बन की बात होगी वहां अपने आप को खुद से कंपेयर करना है। बस में आगे। चलिए अब एनालाइज करते हैं। हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, मतलब बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन के कारण क्या इफेक्ट क्रिएट होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। बस में आगे। जैसे दो तरह के बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड है सिग्मा, एक बॉन्ड है पाई। तो कुछ इफेक्ट सिग्मा के अलोंग ऑपरेटिव होगा, कुछ इफेक्ट पाई के अलोंग ऑपरेटिव होगा। तो सिग्मा के अलोंग ऑपरेटिव होगा उसका कुछ अलग नाम देंगे, पाई के अलोंग ऑपरेटिव होगा उसको कुछ अलग नाम देंगे, जहां सिग्मा पाई आपस मिल जाएगा उसे कुछ अलग नाम देंगे। बस में आगे। तो ऑन द बेसिस कि किस बॉन्ड पे ऑपरेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आपके चार तरह के होते हैं। एक जिसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, एक जिसको बोलते हैं रेजोनेंस, इसको बाद में बोलेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट, एक आपका होता है हाइपर कंजुगेशन, और एक होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये आपका टेम्पररी इफेक्ट है। बस में आगे। रिएजेंट डालोगे तो इफेक्ट दिखाएगा, रिएजेंट गायब, इफेक्ट भी गायब। जैसे अल्कीन, इसमें कोई पोल नहीं है। ब्रोमीन, इसके अंदर कोई पोल नहीं है। और जो इसके अंदर पोल नहीं है, इसके अंदर पोल नहीं है, तो आपस में कोई रिएक्शन होना नहीं चाहिए। लेकिन देखा जाता है कि जब ब्रोमीन को इसके अंदर डालते हैं तो ये इसके साथ रिएक्शन करता है और 1,2 डाइब्रोमो कंपाउंड बना लेता है। तो आखिर इसमें पोल आया कहां से? किसको समझाने के लिए कहते हैं कि इसका लोन पेयर, इसका पाई इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल करेगा, और रिपल्सन की वजह से एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। बस में आगे। तो जब रिएजेंट डाला तब पोल क्रिएट हुआ, और रिएजेंट नहीं डाला पोल क्रिएट नहीं हुआ। तो इसी टेम्पोररी इफेक्ट को एक नाम देना है, वो नाम क्या देना है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। लेकिन तीन जो हमारे काम का है, पहला कौन सा है? इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा कौन सा है? रेजोनेंस। तीसरा कौन सा है? हाइपर कंजुगेशन। ये तीन ऐसे हैं जो कि परमानेंट हैं। परमानेंट का मतलब मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा ही मौजूद रहेंगे, और जो हमेशा मौजूद रहेंगे चाहे रिएजेंट डालो ना डालो, तो इस तरह के इफेक्ट को क्या बोलना है? परमानेंट। और रिएजेंट डाला तब इफेक्ट क्रिएट हुआ, इसे क्या बोलना है? टेम्पोररी। बस में आगे। तो तीन हमारे काम का है, पहला कौन सा है? इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा रेजोनेंस। तीसरा हाइपर कंजुगेशन। चलो बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा हाइपर कंजुगेशन। अब एक एक लेकर चलते हैं, समझिएगा। इंडक्टिव इफेक्ट, कार्बन है मतलब तुम हो, तुमसे कनेक्टेड तुम्हारे जैसे कुछ और लोग हैं, और पीरियोडिक टेबल का ये बदमाश इंसान है। बस में आगे। तुम यहाँ पे हो, तुम्हारी बदमाशी का जो लेवल है वो लेवल कितना है? 2.5। तुमसे ज्यादा बदमाश ये है, इसकी बदमाशी का लेवल कितना है? 3.0। इससे बदमाश ये है, इसकी बदमाशी का लेवल 3.5। और ये फ्लोरीन, इसकी बदमाशी का लेवल 4.0। तो कौन कितना बदमाश है इसको मेजर करने के लिए पॉलिंग साहब ने एक स्केल दिया था जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। और उसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल पे कार्बन की वैल्यू 2.5 है, नाइट्रोजन 3 है, ऑक्सीजन 3.5 है, फ्लोरीन 4 है, और हाइड्रोजन कितना है? 2.1। इसलिए जनरलाइज कर देते हैं कि कार्बन के इधर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और कार्बन के इधर वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के इधर वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कार्बन के इधर वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो सोचो, अगर मान लो कि तुम हो, तुम्हारी बदमाशी का लेवल 2.5 है, और फ्लोरीन है जिसकी बदमाशी का लेवल 4.0 है, और दो लोगों ने बिजनेस में पैसा लगाया, दो लोगों ने अगर बिजनेस में पैसा लगाया और इसकी बदमाशी का लेवल ज्यादा है, इसकी बदमाशी का लेवल कम है, तब होगा क्या? ये चाहेगा कि पूरा बिजनेस मेरे कंट्रोल में रहे, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सारा पैसा मेरे पास रहे, कि कभी बिजनेस टूटे तो मेरे पास पैसा है, इसके पास पैसा ना जाए। मतलब जब दो लोगों ने अगर आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोई बॉन्ड बनाया है, तो अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींचेगा, और जो सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींचेगा तो क्या कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया या नहीं आया? आया। अब सोचो, तुम हो चुके हो गरीब, और जब तुम गरीब हो चुके हो तो तुम्हें चाहिए क्या? पैसा। तो तुम अगल बगल वालों से पैसा मांगोगे। तो मान लो अपने दोस्त से इससे पैसा मांगा तो इसने कुछ पैसा तुमको दिया, तो कुछ पैसा दिया तो यहां भी गरीबी आई। बस में आगे। लेकिन कुछ पैसा दिया तो तुम्हारे पास गरीबी ज्यादा थी, यहाँ गरीबी कम है। इसके पास गरीबी आई तो बगल वाले से पैसा मांगा तो इसने मान लो कुछ पैसा दिया, तो क्या इसके ऊपर भी गरीबी आया या नहीं आया?
आया। तो इसी गरीबी का सिग्मा बॉन्ड क्लॉन्ग ट्रांसमिशन, इसी गरीबी का सिग्मा बॉन्ड क्लॉन्ग ट्रांसमिशन, इसी को बोलते क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। और डेफिनेशन क्या हुआ कि जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट होगी। और इसी पोलैरिटी का सिग्मा बॉन्ड क्लॉन्ग ट्रांसमिशन, इस ट्रांसमिशन को क्या बोलना है, इंडक्टिव इफेक्ट। बस में आगे। अब सोचो, मान लो कार्बन है, कार्बन से OH कनेक्टेड है, कार्बन से क्या है, OH कनेक्टेड है। और जब कार्बन से OH कनेक्टेड है तो ऑक्सीजन जिसकी बदमाशी का लेवल कितना है, 3.5, कार्बन जिसकी बदमाशी का लेवल 2.5, हाइड्रोजन जिसकी बदमाशी का लेवल 2.1। तो ये ज्यादा बदमाश है, तो इधर से पैसा खींच रहा है, इधर से पैसा खींच रहा है। ये 6 साल का बच्चा, ये 8 साल का बच्चा और 1 साल का बच्चा, तो इसकी ख्वाहिश क्या होगी, इसका सारा पैसा ले लें। तो सारा पैसा ले लें तो अपने दोस्तों को बुलाता है और इसको रोड एक्सीडेंट में मार देता है। उसका सारा पैसा गया, और सारा पैसा गया था यहाँ आ गया, मतलब ऑक्सीजन के पास क्या हो चुका है, बहुत सारा पैसा। और जब बहुत सारा पैसा हो गया, अब इस पैसे को क्या करेगा, डिस्पर्स करेगा। और जो पैसे को डिस्पर्स करेगा तो इसने बगल वाले को पैसा दिया, ये कार्बन अमीर बना, उसने बगल वाले को दिया, ये भी कार्बन अमीर बना, इसने बगल वाले को दिया, ये कार्बन भी अमीर बना। तो अमीरी का सिग्मा बॉन्ड क्लॉन्ग ट्रांसमिशन या गरीबी का सिग्मा बॉन्ड क्लॉन्ग ट्रांसमिशन, इसी ट्रांसमिशन को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इससे क्या क्या चीजें निकली, वो क्या निकली, जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट का पहला ही पॉइंट क्या है कि जहां भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वहां इंडक्टिव इफेक्ट होगा। दूसरा क्या है कि जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच रहा है, जिससे बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट हो रही है। पोलैरिटी मतलब सेकंड पॉइंट, ये पोलराइजेशन इफेक्ट है, ये आयनाइजेशन इफेक्ट नहीं है। मतलब हमें पूरी तरह से बॉन्ड को तोड़कर कार्बोकैटायन नहीं बनाना है, हमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव बनाना है। मतलब ये पोलराइजेशन है, आयनाइजेशन नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि जो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट होगी। इसी पोलैरिटी का सिग्मा बॉन्ड क्लॉन्ग ट्रांसमिशन, मतलब क्या है, लो इधर ही। तो इसी पोलैरिटी का सिग्मा बॉन्ड क्लॉन्ग ट्रांसमिशन, इसी ट्रांसमिशन को जो नाम देना है वो क्या नाम देना है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहां तीसरा पॉइंट आया कि सिग्मा बॉन्ड क्लॉन्ग ट्रांसमिशन। बस में आगे हमें पाई क्लॉन्ग नहीं खेलना है, जो भी खेलना है वो कहां खेलना है, सिग्मा। तो पहला कि जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचेगा, जिससे बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट होगी। इस पोलैरिटी का सिग्मा बॉन्ड क्लॉन्ग ट्रांसमिशन, इसको बोलना क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। अब सोचो, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ खींच रहे हैं तो इसका एक डायरेक्शन हमको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। जैसे मान लो क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की ज्यादा है, तो सारा पैसा किधर जाएगा, कार्बन की, ये क्लोरीन की तरफ। यहाँ अगर CH3 CH2 MgCl, तो Mg कार्बन, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन, तो मैग्नीशियम का पैसा कार्बन भी खींचेगा और मैग्नीशियम का पैसा क्लोरीन भी खींचेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन हमको इधर भेजना है, ना कि इसके पैसे को इधर भेजना है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेज रहे हैं तो यही हमको क्या बोलना है, डायरेक्शन, कि कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो कभी कार्बन अमीर बन रहा है और कभी कार्बन गरीब बन रहा है। बस में आगे, कभी खींचा जाएगा तो यहाँ गरीबी क्रिएट होगी और जो दिया जाएगा तो यहाँ अमीरी क्रिएट होगी। बस में आगे, तो इसी को बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। और इसको हमने ट्रांसमिट किया था अलोंग सिग्मा बॉन्ड, और जो ट्रांसमिट किया था अलोंग सिग्मा बॉन्ड, इसलिए इस इफेक्ट का एक नाम और है, वो नाम क्या है, ट्रांसमिशन इफेक्ट। तो काम की चीज क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होगा। ये एक पोलराइजेशन है, आयोनाइजेशन नहीं है। सिग्मा का नाम ऑपरेटिव है, डायरेक्शन जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उधर भेजना है, इसे हम ट्रांसमिशन इफेक्ट भी कहते हैं। बताओ कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब एनालाइज करिए, नाइट्रो पैसा खींचेगा या देगा, खींचेगा। Cl पैसा खींचेगा या देगा, खींचेगा। मतलब जब भी दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स आ गए तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, पावर, कि किसका पावर ज्यादा है किसका पावर कम है। बस में आगे, जैसे मान लो आपके पास 1 लाख रुपया आया, 1 लाख रुपया आया, आपने खरीदा गया लॉलीपॉप। बस में आगे, अगर आपने लॉलीपॉप खरीदा तो इसकी कीमत कितनी है, 5 रुपए। बस में आगे, तो सोचो कितना सारा लॉलीपॉप खरीद लोगे, मेडिकल वाले कितना खरीद लोगे कितना 20,000 होगा ना, 20,000। लेकिन गलती से अगर आपने एप्पल का आईफोन खरीदा, एप्पल का आईफोन खरीदा, बस में आगे, तो इसका हो सकता है सारा का सारा पैसा एक ही ले ले। बस में आगे, तो ये भी पैसा आपसे खींच रहा है, ये भी आपसे पैसा खींच रहा है।
लेकिन अकेला इस एप्पल का आईफोन का जो पावर है इसके 20,000 मतलब लॉलीपॉप के बराबर है। तो इसका तो पैसा खींचने वाला तो है, लेकिन कौन कितना खींचता है ये ऑर्डर हमको याद करना है। जैसे पापा भी तुमको पैसा दे रहे हैं, चाचा भी तुमको पैसा दे रहे हैं, भाई भी तुमको पैसा दे रहा है, दोस्त भी पैसा दे रहा है, तो ज्यादा पैसा कौन देगा? दोस्त तो समोसा खाएगा, वो देगा नहीं। बस यहाँ हमेशा 500 रुपए लेके जाएगा, ठीक है, और जब भी दुकान आएगा तो कहेगा समोसा खाते हैं, और हमेशा कहेगा 500। और तुम्हारे जेब से 10 रुपए 20 रुपए निकलवाता रहेगा। बस में आगे चले, इधर आते हैं। तो कौन कितना पैसा दे सकता है, कौन कितना पैसा खींच सकता है, ये ऑर्डर हमको याद करना है। कितना का ऑर्डर याद है? अभी दरवाजा बंद करके याद करवाएंगे, अगर याद नहीं है तो। सबसे पहले क्या करना है? NR3 प्लस, फिर SR2 प्लस, फिर NH3 प्लस, फिर NO2, फिर SO3H, फिर CN, फिर कार्बोनिल, इसमें सब आ गए, ठीक है। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर OR, फिर OH, फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, फिर NH2, फिर फिनाइल, फिर डबल बॉन्ड, फिर H। जब देने की बात करेंगे तो सबसे पहले O माइनस, फिर COO माइनस, फिर टर्सरी ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, फिर इथाइल, मिथाइल, ड्यूटेरियम H। बस में आगे कभी कभी हो सकता है O माइनस को ऐसा न लिख के ONA लिख दे या OK लिख दे, इसको हो सकता है COO माइनस को ऐसा न लिख के COONA या COOK लिख दे। बस में आगे तो काम की चीज है बेटा कि हमको ये पावर याद करना है कि अगर कोई पैसा खींच रहा है तो कितना पावरफुल है, और अगर कोई पैसा दे रहा है तो कितना पावरफुल है। बस में आगे कितना लोग ऑर्डर याद है, एक बार हाथ उठा लो। चलो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, तुरंत याद करो, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और अभी पूछूंगा मैं, ये देखें कितने लोग 2 मिनट में याद कर लेते हो। तुम जाओगे तो जाओ, फिर बैठेंगे जी। चलिए गलत नहीं बोलिएगा, अगर ऑर्डर याद नहीं हुआ हो तो पेपर पे लिख लो आप लोग, और इसी का एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। और कोशिश करना है कि आज के डेट में प्रॉपर तरीके से याद कर लेना है। चल एक बार बोल देते हैं। सबसे पहले NR3 प्लस, फिर SR2 प्लस, फिर NH3 प्लस, फिर NO2, फिर SO3H, फिर CN, फिर कार्बोनिल, फिर क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर OR, फिर OH, फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, फिर NH2, फिर PH, फिर डबल बॉन्ड, फिर H। देने में सबसे पहले O माइनस, फिर CO माइनस, फिर टर्सरी ब्यूटाइल, फिर आइसोप्रोपाइल, फिर इथाइल, फिर मिथाइल, फिर ड्यूटेरियम, बाद में H। तो कोचिंग वाले हो सकता है इसके इधर और भी बहुत सारी चीजें जोड़ दें, इधर ट्राइटियम वगैरह जोड़ दें, लेकिन हमारे काम का नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया। हो सकता है इधर भी बहुत सारी कहानियां जोड़ दें, उसको कोई मतलब नहीं है। तो इतनी चीजें हैं जिसके इर्द गिर्द आपकी पूरी ऑर्गेनिक घूमेगी। तो इतनी चीजें प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, दूसरे के खाने को मत खाइएगा, जिससे पूछें वो बताएगा। चलो बता बेटा, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट? पहला बोल रहा है इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, सही या गलत? सही है। बोल रहा है इट ऑपरेट्स अलोंग सिग्मा बॉन्ड ओनली, सही है गलत? सही है। तीसरा बोल रहा है इट क्रिएट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ओवर एटम, सही या गलत? सही है। पार्शियल मतलब फुल्ली पॉजिटिव नेगेटिव का क्रिएशन नहीं होता है, मतलब आयोनाइजेशन नहीं है, क्या है? पोलराइजेशन है। और अगला कह रहा है इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, सही है गलत? सही, मतलब यहाँ गरीबी ज्यादा, थोड़ा यहाँ कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो रॉन्ग है वो कौन सा है? सी वाला, ठीक है। चलो उसके बगल में विच ग्रुप विल शो हाईएस्ट प्लस आई इफेक्ट, कौन सा होगा? O माइनस, COO माइनस, टर्सरी ब्यूटाइल, ड्यूटेरियम, कौन सा है? O माइनस, ऑर्डर याद है ना। चलिए उसके बगल में पूछ रहा है विच ग्रुप विल शो हाईएस्ट माइनस आई,
एक आपके पास क्या है, NO2, SO3H, CN और NH3+। कौन सा होगा? नोटबुक देखो, ऑर्डर देखो, सबसे पहले कौन सा है, इसको भूल जाओ। ऑर्डर में सबसे पहले NR3+ नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा NH3+। NH3+ के बाद कौन सा है, NO2, फिर SO3H, फिर मतलब ऑर्डर याद होना चाहिए। बस में आगे चलिए। इसके बाद जो कहानी किरदार आ रहा है पीछे, विच रिप्रेजेंटेशन इज रॉन्ग अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट, ये रॉन्ग है राइट है? राइट है। ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होती है, डबल की कम होती है, इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्टेड। ठीक है, ये राइट या लेफ्ट, ये रॉन्ग या राइट? रॉन्ग या राइट? रॉन्ग है। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कम है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए। तो ये रॉन्ग मेरे ख्याल से पूछ रहा है, यही बन जाएगा। उसके बगल में ये रॉन्ग या राइट? राइट, क्योंकि नाइट्रो खींचने वाला है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। उसके पीछे रॉन्ग या राइट? राइट है। COO- देने वाला है, ये आगे दे रहा है। मतलब गलती होती है ग्रिग्नार्ड रीजन से, RMGX लेकर क्वेश्चन बनाता है। तो बच्चे को ये RBR दिख रहा होता है, लेकिन बीच में मैग्नीशियम है, कभी कभी इससे बच्चा भूल जाता है। जब केवल आकर आपका R और BR होता तब खींचता है, लेकिन बीच में मैग्नीशियम आ गया तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। बस में आगे चलिए। हाँ, इधर पूछ रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव वेरी लेस वैल्यू ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एक दे रहा है इथेन, एक दे रहा इथाइल क्लोराइड, एक दे रहा इथेनॉल, एक दे रहा इथाइल अमीन। कौन सा होगा? ए होगा। क्यों? हाँ, ऐसा सेम मत बोलो, ऐसा सोचो कि इथेन मतलब CH3, CH2 और H है। H रेफरेंस वैल्यू है। इसी H को हटा के कभी Cl लगा रहे हो, कभी O लगा रहे हो, कभी N लगा रहे हो, तो क्या इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस आया नहीं आया? और यहाँ लगभग नेग्लिजिबल है। इसलिए सबसे कम मतलब इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी के डिफरेंस सबसे कम, और सबसे ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी के डिफरेंस सबसे ज्यादा। बस में आगे तो इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस देखना है। चलिए, अब इंडक्टिव इफेक्ट के बाद जो कहानी आती है वो कहानी किसकी है? रेजोनेंस। और रेजोनेंस के लिए कुछ डाटा आपको याद रखना है, जिसको हम आगे बॉन्ड लेंथ के समय में समझाएंगे। कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसकी वैल्यू होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जब बेंजीन देखा गया तो हमने पाया कि बेंजीन में सारी बॉन्ड लेंथ बराबर है, और ये है 1.39 एंगस्ट्रॉम। तो शुरू में केमिस्ट्री के लिए, ये केमिस्ट के लिए बहुत बड़ा सरदर्द था कि इस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है। फॉर्मूला वेरी गुड। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है, और जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है तो 4 डबल बॉन्ड हो सकता है, 4 रिंग हो सकता है, 2 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड रिंग का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो आखिर बेंजीन है कैसा? ये बेंजीन देखा गया ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, पानी जैसा। तो जो पानी जैसा ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, तो बेंजीन है कैसा? इस शुरू में केमिस्ट्री के लिए बहुत बड़ा सरदर्द था। बस में आगे तो टेस्ट करते हैं कि किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है। उसके लिए ब्रोमीन वाटर डालते हैं, और अगर ब्रोमीन का कलर डिकलराइज हो जाए, ब्राउन टू रेड होता है, गायब हो जाए, डिकलराइज हो जाए, तो कहते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन जब बेंजीन को इसके अंदर डाला और डालने का ब्रोमीन वाटर डाला, तो देखा डिकलराइज नहीं हो रहा है। और जो डिकलराइज नहीं हो रहा है मतलब क्या है कि बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। और जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है और ड्यू 4 है, तो आखिर बेंजीन है कैसा? ये केमिस्ट के लिए बहुत बड़ा सरदर्द था। तो उसी में एक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया कि ड्यू 4 है तो 4 रिंग बना लेते हैं। तो एक रिंग इन्होंने ऐसे बना दिया, दूसरा रिंग इन्होंने ऐसे बना दिया, तीसरा ऐसे बना दिया, चौथा ऐसे बना दिया, और बोल दिया बेंजीन ऐसा है। लेकिन ये भी देखा कि बेंजीन बहुत ज्यादा स्टेबल है, और जो बहुत ज्यादा स्टेबल है तो इसके अंदर एंगल का स्ट्रेन है, और जो एंगल का स्ट्रेन है तो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, मतलब ये तो बेंजीन नहीं है। तो दूसरे साइंटिस्ट आए देवार, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, ये नहीं है तो ऐसा करते हैं कि एक DU ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, ऐसे बेंजीन बना लेते हैं। बस में आगे। लेकिन फिर देखा कि बेंजीन की सारी बॉन्ड लेंथ बराबर है, और सारी बॉन्ड लेंथ बराबर है तो यहाँ डबल यहाँ सिंगल, मतलब बॉन्ड लेंथ में अंतर आएगा। और जो आएगा तो इसको कैसे समझाएं? तो इसको समझाने के लिए बोला कि चलो एक बार ऐसे बना लेते हैं, एक बार ऐसे बना लेते हैं, एक बार ऐसे बना लेते हैं, और तीनों को मिला देते हैं, कह देते हैं बेंजीन है। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आया कि इसके अंदर अभी भी एंगल का स्ट्रेन है, और जो अभी भी एंगल का स्ट्रेन है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन देखा गया बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो इससे तो स्टेबल आपने समझा दिया, लेकिन अभी भी आपने मोस्ट स्टेबल को नहीं समझाया। तो लोगों ने फिर सोचना चालू किया कि कैसे समझाएं, इसकी स्टेबिलिटी भी बता दें। तो उससे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था केकुले। इन्हें एक सपना आया,
और सपने में इन्होंने क्या देखा, एक सांप है, उसने अपनी पूंछ को पकड़ रखा है और घूम रहा है। इसी थॉट को उन्होंने सोचते हुए और बोला कि यार इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटाकर कुछ ऐसा बना लेते हैं और ऐसा डांस करा देते हैं, और डांस कराकर ऐसे हम बना लेते हैं और कह देते हैं कि इन दोनों को मिला दिया और रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बना दिया। बस में आगे। तो करंट सिनेरियो में हम जो बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो कौन सा है, कैलकुलेट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। लेकिन सोचो, दीवार साहब बोल रहे हैं कि ये है, कैलकुलेट साहब बोल रहे हैं ये है, और सबसे बड़ी बात कहानी सुना रहे हैं कि सांप आया सपने में, घूम रहा था, इसलिए मैंने इसको घुमा दिया, घुमा के ऐसे बना दिया। तो क्या दीवार साहब को अच्छा लगा होगा, बुरा लगा होगा? बुरा लगा होगा। नाम हट रहा है ना, इनके काम को इंसान हटा रहा है और ये इंसान हटा रहा है, तो सोचो अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। तो इन्होंने क्या बोला होगा, मेरे सपने में शिव जी आए तेरे सपने में सांप आया ना, मेरे सपने में शिव जी आए, उन्होंने बोला कि ये बेंजीन है। बस में आगे। अगर तो कह रहा है कि ये बेंजीन है तो प्रूव करो। बस में आगे। तो प्रूव कौन सा है, ऑर्थोजाइलिन। जो ऑर्थोजाइलिन के ऊपर ओजोनोलिसिस कराओगे तो उसके 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, वो तभी मिल सकते हैं जो डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ दोनों जगहों पे हो। बस में आगे। तो ओजोनोलिसिस ऑफ ऑर्थोजाइलिन ये सपोर्टिंग फैक्टर है कि कैलकुलेट साहब ने जो बोला था बेंजीन का स्ट्रक्चर वो आपका सही है। बस में आगे। तो करंट सिनेरियो में हम ये सब कहानियां नहीं देखते हैं, हम करंट सिनेरियो में डायरेक्ट यही बेंजीन देख लेते हैं और यहीं से आपका डेफिनेशन निकलता है। यहीं से आपका क्या निकलता है, डेफिनेशन। क्या निकलता है, ये निकलता है कि जब कोई एक लेविस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल के सारे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को ना समझा पाए तो उसी को समझाने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन का या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराते हैं। किसका कराते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन का या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराते हैं। और पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट से जो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं उन स्ट्रक्चर को रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कहते हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, और इस फिनोमिना को रेजोनेंस कहते हैं। और जो इनसे रियल वाला बना उस रियल वाले बेंजीन को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है कि जब कोई एक लेविस स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल के सारे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को ना समझा पाए तो इसी को समझाने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करना है या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करना है और इससे अलग अलग स्ट्रक्चर बनाना है। इन स्ट्रक्चर को बोलना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, और इस फिनोमिना को बोलना है रेजोनेंस है। अब क्वेश्चन आया कि सर अभी तो आपने एक बोला है लेकिन मॉलिक्यूल तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो कहाँ रेजोनेंस होगा कहाँ रेजोनेंस नहीं होगा ये हमें कैसे मालूम चलेगा? तो हमें कैसे मालूम चलेगा, तो उसके लिए कुछ केसेस हैं जो आपको दिमाग में बैठाना है। क्या बैठाना है, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर निगेटिव, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर लोन पेयर, ए डबल बॉन्ड बी सी के पास एक इलेक्ट्रॉन, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, ए डबल बॉन्ड बी सी ट्रिपल बॉन्ड डी, ए के पास लोन पेयर बी के ऊपर पॉजिटिव, ए के ऊपर निगेटिव बी के ऊपर पॉजिटिव। इधर ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव, ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी के ऊपर निगेटिव, ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी के ऊपर लोन पेयर, ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी के पास एक इलेक्ट्रॉन, ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी ट्रिपल बॉन्ड डी। इन्हीं 13 केसेस को थोड़ा छोटा कर लें और 1 से लेकर 6 तक देखें तो मैक्सिमम चीज क्या कॉमन है, ए डबल बॉन्ड बी सी। इसी सी के ऊपर या तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, ना तो लोन पेयर है, ना तो फ्री रेडिकल है, ना तो आगे डबल बॉन्ड है, ना तो आगे ट्रिपल बॉन्ड है। तो क्या बोलना है, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव निगेटिव लोन पेयर फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अगर इनको देखें तो ए के ऊपर लोन पेयर बी के ऊपर पॉजिटिव, ए के ऊपर निगेटिव बी के ऊपर पॉजिटिव, मतलब ए और बी के ऊपर पॉजिटिव कॉमन है। इसी ए के ऊपर या तो लोन पेयर है ना तो निगेटिव चार्ज है और बी के ऊपर पॉजिटिव है। तो बोलना क्या है, ए के ऊपर लोन पेयर या निगेटिव चार्ज, बी के ऊपर पॉजिटिव। इसमें ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी कॉमन है, इसी सी के ऊपर या तो पॉजिटिव है नहीं तो निगेटिव है, नहीं तो लोन पेयर है, नहीं तो फ्री रेडिकल है, नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड है। तो ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव निगेटिव लोन पेयर फ्री रेडिकल या ट्रिपल बॉन्ड, इनमें रेजोनेंस होगा। और रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस में करना क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करना है या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करना है, इनिट करना है। जो पाई इलेक्ट्रॉन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज या लोन पेयर की बात हो रही है। तो इसका मतलब अमीर को गरीब को पैसा देना है। तो अमीरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 जगहों से होती है। एक कौन सा रूप में होगा, निगेटिव चार्ज, एक कौन सा होगा लोन पेयर, एक कौन सा होगा पाई। तो इन्हीं का पैसा गरीब के पास आएगा। और जो गरीब कौन सा होगा, तो गरीब का मतलब या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा या तो वैकेंट ऑर्बिटल होगा। बस में आगे। तो वैकेंट ऑर्बिटल है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, पॉजिटिव चार्ज है, गरीब है, निगेटिव चार्ज लोन पेयर पाई बॉन्ड मतलब अमीर है। तो इन्हीं का पैसा इनको देना है। और जो इन्हीं का पैसा इनको देना है तो ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव, अमीरी कहाँ है डबल बॉन्ड, गरीबी कहाँ है पॉजिटिव चार्ज, तो इसी का पैसा इधर भेज दिया, ये स्ट्रक्चर बना दिया। ए डबल बॉन्ड सी के ऊपर निगेटिव, अमीरी कहाँ है, यहां भी है यहां भी है, लेकिन मॉलिक्यूल अनस्टेबल बिजनेस में लगा हुआ पैसे के कारण है या लॉटरी निकला है इसके कारण है।
लॉटरी निकला है इसके कारण, तो इंसान क्या सोचेगा कि इसको भी बिजनेस में लगा देते हैं, बिजनेस और बढ़ेगा। यहाँ क्या है, यहाँ भी पैसा है, यहाँ भी पैसा है, लेकिन बिजनेस में लगा हुआ है, बैंक में पड़ा हुआ है, तो बैंक वाला पैसे क्या करोगे, बिजनेस में लगा दोगे। यहाँ क्या है, ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास एक इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन है तो जरूरत एक ही इलेक्ट्रॉन की है, इसलिए एक इधर ये मिलकर बॉन्ड बना लिया, ए के पास एक इलेक्ट्रॉन चला आया। ए डबल बॉन्ड बी, सी डबल बॉन्ड डी, अगर डी की इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी ज्यादा है तो इसका पैसा इधर से इधर भेज दिया, दोनों बराबर है तो इधर से इधर भेजो चाहे इधर से इधर भेजो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी ज्यादा होती है, डबल की कम होती है, इसलिए इधर का इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भेज दिया। इसी तरह यहाँ पैसा है, इधर भेज दिया, यहाँ पैसा है, इधर भेज दिया, और जो केस डबल बॉन्ड में किया है वही केस ट्रिपल बॉन्ड में कर दिया। बस आगे, तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात करोगे तो हमको करना क्या है, अमीर वाला पैसा गरीब को देना है, जो अमीर वाला पैसा गरीब को देना है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेना है। बस में आगे, अब अगर मान लो क्वेश्चन पूछ ले कि किसमें रेजोनेंस है किसमें रेजोनेंस नहीं है, बता दोगे, तो कहानी वही देखना है, ए डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर रेडिकल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ए के ऊपर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर रेडिकल या ट्रिपल बॉन्ड, ये देखना है। चलिए सोच के बताइए, इसमें रेजोनेंस है या नहीं है, यहाँ देख रहे हो, इसमें है या नहीं है, नहीं है, इसमें है, इसमें जल्दबाजी में बच्चा हो सकता है इधर देखे लगेगा नहीं है, लेकिन ए डबल बॉन्ड बी, यहाँ सी डबल बॉन्ड डी है ना, तो इसको पकड़कर रेजोनेंस है, इसमें इसको देकर सोचोगे, इसको देकर नहीं सोचोगे, तो ए डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर लोन पेयर, इसमें सोचो रेजोनेंस है या नहीं है, नहीं है। ए डबल बॉन्ड बी, सी, और सी के ऊपर ना ही पॉजिटिव है, ना ही निगेटिव है, ना ही लोन पेयर है, ना ही रेडिकल है, ना ही आगे डबल बॉन्ड है, ना ही आगे ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन इसमें क्या है, ए डबल बॉन्ड बी, सी डबल बॉन्ड डी, तो बीच में चाहे डबल बॉन्ड हो, बीच में ऐसा सिंगल बॉन्ड हो, इससे कोई लेने देना नहीं है। यहां भी ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास लोन पेयर, तो चाहे सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए डबल बॉन्ड बी, सी, ए डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर लोन पेयर, चाहे बीच में सिंगल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है डॉक्टर स्लो, पास्ट में आपसे पूछा है इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, किटीन, अच्छी तरह दिमाग बैठाइएगा, इसका नाम क्या है, किटीन, ये पास्ट में पूछा है। उसने कैसे पूछा था कि दिए हुए मॉलिक्यूल बताइए कि इसमें रेजोनेंस है या नहीं है, और स्ट्रक्चर ना देकर नाम दे दिया था, अब पूछा था किटीन में रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। ध्यान से देखिए कि किटीन है, कीटोन नहीं है, बस में आगे, तो किटीन में रेजोनेंस है, बस में आगे, इस पर एसीटेट दे दे, रेजोनेंस है या नहीं है, ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास नेगेटिव चार्ज, तो कभी कभी हो सकता है कंडेंस करके लिख दे, कभी कभी हो सकता है एक्सपेंड करके लिख ले, हर लेवल पे हमको तैयार रहना है। और रेजोनेंस में हमेशा जब मूवमेंट कराओगे तो करोगे क्या, यही जो अमीर है इन्हीं अमीर के पैसे को गरीब को देना है। तो अमीरी मैंने क्या बोला, या तो नेगेटिव चार्ज के रूप में होगा, या तो लोन पेयर के रूप में होगा, या तो पाई बॉन्ड के रूप में होगा। गरीबी या तो पॉजिटिव चार्ज के रूप में होगा, या इनकम्प्लीट ऑक्टेट के रूप में होगा, या वैकेंट ऑर्बिटल में होगा, यही तो होगा। अब हुआ गया, अगर यहां पर पैसा है, इस पैसे को इधर से इधर भेज दिया और भेज कर ये स्ट्रक्चर बना लिया। जब ये स्ट्रक्चर बनाया तो क्या देख रहे हो, सी पे इधर डबल बॉन्ड, इधर O माइनस CH3, सी पे इधर डबल बॉन्ड O माइनस CH3, ये दोनों के दोनों सेम है डिफरेंट है, सेम है, और सेम है तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन जब इसके इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर भेजा तो यहाँ पे न्यूट्रल दिख रहा है, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, तो क्या ये दोनों सेम है डिफरेंट है, डिफरेंट है। और जो दोनों डिफरेंट होगा तो इसको क्या बोलना है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जब दोनों को दोनों इक्विवेलेंट हैं तो दोनों की स्टेबिलिटी बराबर होगी अलग अलग होगी, बराबर होगी। लेकिन अगर दोनों अनइक्विवेलेंट हैं तो क्या दोनों की स्टेबिलिटी बराबर होगी अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है किसकी स्टेबिलिटी कम है वो भी आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। जो भी आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए तो उसके लिए हमको करना क्या है, उसके लिए हमको यही देखना है कुछ पॉइंट्स जो आपको दिमाग में बैठाना है। पहला इसी सीक्वेंस बैठाना है, और टोटल पॉइंट्स जो है वो नंबर में कितने हैं, 6। तो दिमाग बैठाना है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, चार्ज मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम होती है जनरल पिक्चर में। बस में आगे, जनरल पिक्चर में क्या है, ये न्यूट्रल है और ये चार्ज है, तो न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल है, चार्ज ज्यादा स्टेबल है, तो न्यूट्रल की स्टेबिलिटी ज्यादा है, चार्ज की स्टेबिलिटी कम है। बस में आगे, न्यूट्रल मतलब किसी भी तरह का कोई अमीरी गरीबी नहीं है, इंसान सुकून से जी रहा है। बस में आगे, लेकिन किसी भी तरह की गरीबी आ जाए, अच्छा है बुरा है, बुरा है। किसी तरह की अमीरी आ जाए, अच्छा है बुरा है, लगता है अच्छा है। बस में आगे, क्योंकि आपके सोसाइटी में आपको ऐसा दिखाया गया है कि पैसा वाला बहुत खुश रहता है, गरीबी बहुत खराब होती है। बस में आगे, लेकिन पैसा आएगा तो भी आप स्टेबल नहीं होगे, अनस्टेबल हो जाओगे। जैसे मान लो यहाँ से जा रहे हो और रास्ते में अचानक एक पर्स मिल जाए और पर्स के अंदर अगर 10,000 रुपए भी निकल गए, बस में आगे, तो क्या अभी भी आप घर जाओगे, नहीं,
तुरंत आपका रास्ता बदल जाएगा और किसी न किसी मेस में या किसी न किसी होटल में या किसी न किसी जगह पे पार्टी में चले जाओगे। बस में आगे तो जो ही पैसा आया तुरंत आपका दिमाग खराब कर देगा। बस में 10,000 तो बहुत ज्यादा भी है, इवन आपके लेवल पे 1,000 भी हो जाए तो भी दिमाग खराब कर देगा। रोज मेस में खाना खाते हैं, आज तो अच्छा खाए हैं, बस में आगे आज अच्छा खाएं, तुरंत दिमाग खराब हो जाएगा। और गलती से अगर आपकी लॉटरी निकल गई और लॉटरी निकल गई 1 करोड़ निकल गए, अब क्या होगा? बैंक नहीं, बहुत पढ़ाई कर लिया, चलते हैं वर्ल्ड टूर पे, पूरा देश दुनिया घूम कर आएंगे। बस में आगे तो कहने को जितना ज्यादा पैसा होता है उतना ज्यादा जितना ज्यादा पैसा आता है उतना वो रास्ता खोल लेता है अपने पैसे को खर्च करने का। कम पैसा आएगा तो कम सोचोगे, ज्यादा पैसा आएगा ज्यादा सोचोगे। बस में आगे अभी एक आपका बड़ा अच्छा सा मतलब न्यूज चैनल वालों से एक बड़ा अच्छा सा एक गरीब इंसान ने बड़ा अच्छा उसने आंसर दिया था जो बहुत अच्छा लगा मुझे। उसमें क्या था, अभी आपका कुंभ में बहुत सारे लोग नहाने गए थे और उसमें एक परिवार था, वो था, उसकी वाइफ थी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। वो आराम से वहीं पे रह रहे थे, वहीं पे झोपड़ी वगैरह बना रखा था, वहीं रुके हुए थे और सामान वामान बेच रहे थे और आराम से सुकून की लाइफ कट रही थी। बस में आगे भीड़ भाड़ भी हो रहा था, उसमें कुछ पैसे आ भी रहे थे लेकिन रह वहीं पर रहे थे। तो न्यूज वाला ने पूछा, इतनी सारी भीड़ आ रही है, तुम परेशान नहीं हो रहे हो क्या? इधर उधर चले जाओ, बस में तुम्हारे बच्चे हैं, परिवार हैं और फिर भी तुम यहीं पे रह रहे हो, मतलब तुम खुश हो इससे, इस भीड़ को देखकर? तो उसने क्या बोला कि जीवन मरने का, जिंदा रहना मरने का तो कोई नियम है नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो इतने सारे संत महात्मा आ रहे हैं, रोज इनका मैं दर्शन कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा पुण्य में कमा रहा हूँ, ठीक है, ये पुण्य मुझे कहाँ मिलेगा? मतलब जो मुझे मिल रहा है, जो मुझे चाहिए खाने के लिए एक दिन की खुराक, वो खुराक मुझे मिल जा रही है, ठीक है, इतने सारे संत महात्मा से मैं रोज मिल रहा हूँ, ठीक है, इनको देख रहा हूँ, उनके बारे में थोड़ा बहुत जान रहा हूँ, ये सब चीजें मुझे कहाँ मिलेंगी? बस में आगे तो सोचो, वो इंसान झोपड़ी में भी खुश है, वो इंसान झोपड़ी में भी खुश है और थोड़े बहुत पैसे कमा के भी खुश है। बस में आगे, लेकिन बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं, जिन्होंने खूब अरबों खरबों कमा रखा है और उसके बाद भी घोटाले में लगे हुए हैं। बस में आगे तो कहने का मतलब ये कि पैसे का कोई अंत नहीं है, मतलब जितना भी कमाओगे आपका मन क्या होगा, थोड़ा और कमा लें। बस में आगे तो पैसे का कोई अंत नहीं है। तो खोना क्या है, आपको अपने लेवल पे सेटिस्फाइड होना है, यार इतना मैं खुश रह जाऊंगा, मतलब मेरी लाइफ इतने से कट जाएगी। बस में आगे तो सोसाइटी में आपको ऐसे बना रखा है, ये सोसाइटी आपको ऐसा दिखाता है कि जिससे लगता क्या है कि यार पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा है नहीं बेटा, खुशियां सब कुछ होती हैं। अगर आप खुश हो तो गरीबी में भी अच्छा लगेगा और दुखी हो तो खूब पैसा होगा तो भी खराब है। बस में आगे चलिए, BMW से घूम रहे हो लेकिन रो रहे हो तो इसका क्या मतलब है? बस में आगे, लेकिन साइकिल चल रहे हो और गाना गाते हुए मुस्कुराते हुए आराम से जा रहे हो, बस में आगे तो कौन अच्छा है? बस में आगे चल, इधर आते हैं। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल पैसे के मुंह माया नहीं है, और जो पैसे के मुंह माया नहीं है, जितना चाहिए उतना है, मतलब इसमें क्या है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन गरीबी किसी भी रूप में हो जाए या अमीरी किसी रूप में हो जाए, मतलब सिस्टम को अनस्टेबल बना देता है। गरीबी होगी तो इंसान सोचने लगता है कि कहां से पैसा आएगा मुझे इस काम को करने के लिए, और अमीरी होगी तो सोचने लगता है कैसे इसको खर्च करें। बस में आगे तो पैसा अगर उतना है जितना आपको चाहिए, मतलब आप ठीक हैं, लेकिन गरीबी अमीरी अनस्टेबल बनाता है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, चार्ज मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम होती है। दूसरा, अगर इसके अंदर पाई बॉन्ड देखें, कितने पाई बॉन्ड हैं? 2। इसमें पाई बॉन्ड देखें, कितने पाई बॉन्ड है? 1। तो दूसरा हम ऐसे भी जनरलाइज कर लेते हैं, यहां भी 2, यहां भी 1। तो दूसरा ऐसे जनरलाइज कर लेते हैं कि जितना ज्यादा पाई बॉन्ड होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तीसरा, जिसमें बच्चे बार बार गलती करते हैं, वो देखते क्या है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है, उनसे पूछा जाएगा पहला ज्यादा स्टेबल है दूसरा, कौन सा होगा? पहला। लिखा भी है बेटा, उसके बाद भी पहला बोल रहा है। बस में आगे तो कहने का मतलब उनको लगता है, उनको क्या लगता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। लेकिन बच्चा भूल जाता है कि जब इसका रेजोनेंस होगा और ये बनेगा तो हर एक एटम का ऑक्टेट पूरा है, तो जब हर एक एटम का ऑक्टेट पूरा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू दोज जिसमें एक भी ऐसा एटम है जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। बस में आगे तो इन तीनों को मिला दो, इसके अंदर पाई बॉन्ड 2 है, इसके अंदर पाई बॉन्ड 1 है, इसके अंदर पाई बॉन्ड 2 है, इसके अंदर पाई बॉन्ड 1 है, इसके अंदर पाई बॉन्ड 2 है, इसके अंदर पाई बॉन्ड 1 है। तो इसीलिए अगर तीनों को मिला दें तो एक पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि जितना ज्यादा पाई बॉन्ड होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। पॉइंट वाइज अगर डिवाइड करते हैं तो न्यूट्रल की स्टेबिलिटी ज्यादा, चार्ज की स्टेबिलिटी कम, जितना ज्यादा पाई बॉन्ड उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, ऑक्टेट अगर हर एक एटम का पूरा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। लेकिन अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बराबर है, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बराबर है तब देखना है कि किस तरह का एटम के पास किस तरह का चार्ज है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी।
तो जब इधर से रेजोनेंस कराया ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन को भेजा, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर भेजा तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, मतलब ये वाला बन गया। तो यहाँ भी पाई बॉन्ड एक है, वहां भी पाई बॉन्ड एक है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के पास निगेटिव, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ कार्बन के ऊपर निगेटिव। तो जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बराबर होगा तब इलेक्ट्रॉन निगेटिव के पास निगेटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और पॉजिटिव स्टेबिलिटी ज्यादा है। और अगर इसमें देखें तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव के पास पॉजिटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव के ऊपर निगेटिव, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन कब लगाना है, जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है। लेकिन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये कहानी नहीं सोचना है। उसका बाद कहानी क्या है कि अगर सिमिलर चार्ज पास पास होंगे तो इसका मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, स्टेबिलिटी गिराएगा। लेकिन डिसिमिलर चार्ज पास पास होंगे तो मॉलिक्यूल के अंदर अट्रैक्शन होगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो जो सिमिलर चार्ज होता है वो सिमिलर चार्ज का मतलब केवल ये ना है कि पॉजिटिव पॉजिटिव भी सिमिलर है, नेगेटिव नेगेटिव भी सिमिलर है। पैसा किसी भी रूप में हो जाए, पार्शियल नेगेटिव या फुल्ली नेगेटिव, ये भी रिपल्सन है। पार्शियल पॉजिटिव फुल्ली पॉजिटिव, ये भी क्या है, रिपल्सन है। तो कहने का मतलब ये है कि गरीब हो चुके हो, ये गरीबी होने वाली है, अमीर हो चुके हो या अमीरी आने वाली है, मतलब ये रिपल्सन है, ये रिपल्सन है। बस में आगे इवन अगर कहानी के अंदर लोन पेयर भी हो जाए और निगेटिव चार्ज भी हो जाए तो क्या ये भी रिपल्सन है या नहीं है, ये भी पैसा है, ये भी पैसा है। तो इसका मतलब दो सिमिलर चार्ज अगर पास पास होंगे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की बात करनी है, और दो डिसिमिलर चार्ज पास पास होंगे इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन की बात करनी है। सोचो अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दूं तो यहां बन गया निगेटिव, यहां बन गया पॉजिटिव और स्ट्रक्चर ऐसे बन गया। तो यहां की कहानी में निगेटिव पॉजिटिव पास पास, निगेटिव पॉजिटिव पास पास, निगेटिव पॉजिटिव पास पास। लेकिन अगर इसी बॉन्ड को मैं ऐसे तोड़ दूं तो यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, कहानी ऐसे बन गया। तो यहां तो निगेटिव पॉजिटिव पास पास है, लेकिन ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या है, पास पास है। तो क्या अट्रैक्शन है, रिपल्सन है? तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो गई। अब आ गया कि जब ए डबल बॉन्ड बी सी के पास नेगेटिव है तो अगर मैंने इसके इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर भेज दिया तो कहानी ये बन जाएगी। अब क्वेश्चन आ गया कि सेकंड ज्यादा स्टेबल है, फोर्थ ज्यादा स्टेबल है? कौन सा है? फोर्थ। जब भी नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा हो थोड़ा केयरफुल हो जाइएगा और सिमिलर पार्ट को काटने की कोशिश करिएगा। और सिमिलर पार्ट को काटने की कोशिश करिएगा तो उसको ध्यान से देखो, एनालाइज करो। ये ऑक्सीजन का नेगेटिव कट गया, नाइट्रोजन का पॉजिटिव कट गया, कार्बन का पॉजिटिव कट गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, कार्बन के पास निगेटिव, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के पास निगेटिव। तो कार्बन के ऊपर निगेटिव ज्यादा स्टेबल हो गया ऑक्सीजन के ऊपर, तो इसमें इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो इसलिए मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी हो तो डायरेक्ट इसके इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर भेज देना है और यहां से भेजकर ये बना लेना है। लेकिन इसको बनाने में इसका भी कंट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा? होगा। बस में आगे इसकी स्टेबिलिटी भले कम है लेकिन ये तभी बनेगा जब इसका इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये बनाएगा, फिर इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, फिर ये बनाएगा। बस में आगे तो कहने का मतलब ये है कि दो सिमिलर चार्ज अगर पास पास होंगे तो क्या इनमें अट्रैक्शन है, रिपल्सन है? रिपल्सन है, और रिपल्सन स्टेबिलिटी गिराएगा। और लास्ट आपको दिमाग में रखना है लीनियर कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन। अगर सब आपस में रेजोनेंस में है, एक डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो इनको बोलते हैं क्या है, लीनियर। लेकिन अगर दो डायरेक्शन बढ़ जाए, इधर रेजोनेंस इधर रेजोनेंस, इनके बीच में आपस में कोई रेजोनेंस नहीं है, तो दो डायरेक्शन बढ़ जाए इसको बोलते हैं क्या है, क्रॉस कंजुगेशन। तो जब लीनियर कंजुगेशन की बात करते हैं, क्रॉस कंजुगेशन की बात करते हैं तो लीनियर की स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्रॉस की स्टेबिलिटी कम है। याद रहेगा? तो 6 पॉइंट्स हैं, बताइए। सबसे पहला पॉइंट, न्यूट्रल की स्टेबिलिटी ज्यादा, चार्ज की स्टेबिलिटी कम। दूसरा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितना ज्यादा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तीसरा, ऑक्टेट कंप्लीट स्टेबिलिटी ज्यादा। चौथा, हाँ, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बराबर है तब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, स्टेबिलिटी ज्यादा है। पांचवा, सिमिलर चार्ज और पास पास है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, डिसिमिलर चार्ज पास पास है, इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन। और लास्ट, लीनियर कंजुगेशन स्टेबिलिटी ज्यादा, चार्ज ये क्रॉस कंजुगेशन स्टेबिलिटी कम। कभी कभी कोचिंग वाले बदमाशी ज्यादा करते रहते हैं, उसमें सारी चीजों को वॉयलेट करने वाली कहानी डाल देंगे, ऐसे बना देंगे और ऐसे बना देंगे, इसी का रेजोनेंस करा देंगे और रेजोनेंस कराकर वो यहाँ पे ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे। अब बताओ ये एरोमेटिक है नहीं है? है ना? ये क्या एरोमेटिक है ना यार, दो ही तो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक है। अब अगर ये एरोमेटिक है तो इसका एरोमेटिक कैरेक्टर इसी से समझाओगे, और इसी से समझाओगे तो मॉलिक्यूल इस रूप में रहना नहीं चाहेगा, ये मॉलिक्यूल इस रूप में रहना चाहेगा। और सोचो जो भी 6 पॉइंट पढ़ा था सब वॉयलेट हो गया। बस में आगे, न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल है, चार्ज। नंबर पाई बॉन्ड 2, नंबर पाई बॉन्ड 1, ज्यादा स्टेबल ए। बस में आगे। अब ऐसी कहानियां सुनाते रहेंगे और आपको लगेगा यार ऑर्गेनिक रटना है।
बस में आगे। तो काम की चीज ये है, ये सब फालतू चीज है कि एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो एरोमेटिक कैरेक्टर को समझाने के लिए आपने ये स्ट्रक्चर बनाया है। बस में आगे। तो कोचिंग वालों की बदमाशी होती है कि कभी कभी एरोमेटिक एरोमेटिक दिखाने के लिए और बॉन्ड को तोड़ने के लिए और अपने आप को ज्यादा सुपीरियर बनने के लिए दिखाने के लिए सब कहानियां पूछी जाती हैं। बस में आगे। लेकिन काम की चीज केवल 6 है। फिर से बोलिए, पहला न्यूट्रल की स्टेबिलिटी ज्यादा, चार्ज की स्टेबिलिटी कम। दूसरा, और जितना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तीसरा, ऑक्टेट पूरा स्टेबिलिटी ज्यादा, ऑक्टेट अधूरा स्टेबिलिटी कम। चौथा, हाँ, जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, हंसने के साथ बोलना भी है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास नेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को पॉजिटिव स्टेबिलिटी ज्यादा है। पांचवा, सिमिलर चार्ज अगल बगल है तो रिपल्सन है, डिसिमिलर चार्ज अगल बगल है मतलब अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, रिपल्सन स्टेबिलिटी गिराएगा। लास्ट, लीनियर कंजुगेशन स्टेबिलिटी बढ़ेगा, क्रॉस कंजुगेशन स्टेबिलिटी गिरेगा। याद रहेगा? चलिए दिमाग बैठाइए, एनालाइज करिए। रेजोनेंस का एक नाम और है, वो नाम क्या है? मेसोमेरिक इफेक्ट। और जब एक ही नाम था तो दूसरा नाम क्यों आया? इसलिए आया कि अगर मान लो इसका डिलोकलाइजेशन सोचें, ये भी कार्बन ये भी कार्बन, तो इसके पैसे को इधर से इधर भेज सकते हैं, इसके पैसे को इधर से इधर भी भेज सकते हैं। तो अगर डिलोकलाइजेशन दोनों डायरेक्शन में हो जाए, इस डिलोकलाइजेशन को बोलते हैं रेजोनेंस। लेकिन अगर किसी का लगने की वजह से यही रेजोनेंस डायरेक्शनल हो जाए, जब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का पैसा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की तरफ, या कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का पैसा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ। तो क्या इसके लगने से अब सारा पैसा इधर जा रहा है, नहीं जा रहा है? और जब सारा पैसा इधर जा रहा है तो कार्बन को गरीब बना रहा है, और इसके लगने से ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर, इसके लगने से अब पैसा कहां आ रहा है? इधर आ रहा है। तो कार्बन अमीर बन रहा है, गरीब बन रहा है? अमीर। तो किसी का लगने से कार्बन अमीर बने, किसी का लगने से कार्बन गरीब बने, मतलब डायरेक्शनल रेजोनेंस हो जाए। तो जो डायरेक्शनल रेजोनेंस हो जाए, इसी डायरेक्शनल रेजोनेंस को एक नाम देते हैं, वो क्या बोलते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट। और सोचो, किसी का लगने से तुम गरीब बन रहे हो, किसी के लगने से तुम गरीब बन रहे हो, तो जो तुम्हें गरीब बना रहा है वो तुम्हारे लिए प्लस या माइनस? माइनस। और किसी का लगने से तुम अमीर बन रहे हो, तो ये जो तुम्हारा इंसान है वो तुम्हारे लिए प्लस या माइनस? प्लस। तो जो भी तुम्हें गरीब बनाए वो तुम्हारे लिए माइनस, सिग्मा के लॉन्ग बनाए तो माइनस आई, पाई के लॉन्ग बनाए तो माइनस है। जो भी तुम्हें अमीर बनाए वो तुम्हारे लिए प्लस, सिग्मा के लॉन्ग बनाए तो प्लस आई, और पाई के लॉन्ग बनाए तो प्लस है। इसमें आगे अब सोचो, अगर एक से ज्यादा खींचने वाले हो गए और एक से ज्यादा देने वाले हो गए, तो इंपॉर्टेंट क्या है? पावर या ऑर्डर, वो याद होना चाहिए। कितना लोग ऑर्डर याद है? अब बाकी लोग याद करें, ठीक है? अब रिवीजन में आ चुके हो, बस में पूरी कहानी खत्म हो गई। और रिवीजन तक भी अगर याद नहीं है तो कैसे काम चलेगा? ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप जानते हो जिसमें सिग्मा बॉन्ड ना हो? कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड आप जानते हो जिसमें सिग्मा बॉन्ड ना हो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके ही पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो हर जगह सिग्मा होगा, और हर जगह सिग्मा होगा। और सोचो, आपको आई का ऑर्डर याद नहीं है तो भगवान भरोसे तो जा रहे हो। बस में आगे। और मैक्सिमम चैप्टर ऐसे हैं जहां पाई बॉन्ड है, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, एराइल हैलाइड, फिनॉल, एनिलीन, एल्डिहाइड, कीटोन, सब जगह क्या है? पाई बॉन्ड है। और जो हर जगह लगभग पाई बॉन्ड है, कुछ ही चैप्टर जिसमें पाई बॉन्ड नहीं है, और लगभग मैक्सिमम जगहों पे पाई बॉन्ड है। और सोचो, अगर ऑर्डर आपको याद है नहीं तो भगवान भरोसे तो जा रहे हो। बस में आगे। तो भगवान की पूजा करिए, उनसे एनर्जी लीजिए, लेकिन जो उन्होंने आपको काम दिया है उसे करिए। बस में आगे। सुबह उठिए, रात तक पढ़िए, लेकिन जो काम का है उससे पहले पढ़िए, और जो काम करना हो उसे अवॉइड करिए। बस में आगे। आईटी या मेडिकल का सिलेक्शन इस बात से नहीं होता है कि आप कितना पढ़ रहे हो, किससे सिलेक्शन होता है? क्या पढ़ रहे हो। बस में आगे। इस बात से सिलेक्शन नहीं होता कि कितना पढ़ रहे हो। बस में आगे। पता चला कि आप सुबह उठ के और रात तक केवल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, पढ़ तो रहे हो लेकिन पढ़ क्या रहे हो? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। तो क्या ये तुम्हारे सिलेबस में है? बस में आगे। पढ़ तो रहे हो लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो किसी काम का है? बस में तुम्हें क्या पढ़ना है? तुम्हें पढ़ना है, अगर आप आईटी की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बस में आगे। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स में क्या हमारे सिलेबस में है, फिजिक्स में क्या हमारे सिलेबस में है, केमिस्ट्री में क्या हमारे सिलेबस में है? हमारा कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? सिलेबस के इर्द गिर्द हूं मैं। सिलेबस के बाहर आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जो सिलेबस के अंदर है वो प्रॉपर आना चाहिए। इस तरह मेडिकल वाले भी है, जो आपके सिलेबस में है वो हमको आना चाहिए। जो सिलेबस में नहीं है वो आए तो भी अच्छा है, ना आए तो भी अच्छा है। और पूरी ऑर्गेनिक में सिग्मा आएगा, पाई आएगा, और ऑर्डर याद नहीं है, और सुबह से लेकर रात तक हम पढ़ रहे हैं।
कोई फायदा है? क्या करना है? आज के डेट में ही याद करना है। बस में आगे कल के डेट में आए और याद नहीं हुआ तो फिर लाइन से आपको खड़ा कराएंगे। बस में आगे रिवीजन क्लास का मतलब क्या होता है? रिवीजन का मतलब होता है रिवीजन। मतलब क्या है? रिवीजन। विजन आप बना चुके हो, उसका रिवीजन करा रहे हैं। और विजन में ही आपका अभी ये गायब है ऑर्डर, तो कहां का रिवीजन? बस में आगे तो ये प्रॉपर याद करिए और याद करके फिर से अप्लाई करिए। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। माइनस एम सबसे पहले NO2 फिर SO3H फिर CN फिर एल्डिहाइड फिर कीटोन फिर एसिड फिर एस्टर फिर एसिड फिर अमाइड। बस में आगे इधर आ जाओ। बस M सबसे पहले O- फिर NH2 फिर NHR फिर NR2 फिर OH फिर OR फिर NCOR फिर OCOR फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। बस में आगे ये प्रॉपर याद होना चाहिए। चलिए अब एनालाइज करिए कुछ क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ेंगे। रेजोनेंस इन्वॉल्व, रेजोनेंस इफेक्ट इन्वॉल्व्स, ठीक है। रेजोनेंस में क्या इन्वॉल्व होता है? चलो बता भाई, रेजोनेंस में क्या इन्वॉल्व होता है? पहले बोल रहा है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अलोंग अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, सही या गलत? कॉन्जुगेशन मतलब कि कभी ए डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये जो सिस्टम होता है इनको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अकर अलोंग द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, सही है गलत? सही है ना। दूसरा बोल रहा है उसके बगल में कि डिलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, सही है गलत? सही है, क्योंकि यहाँ लोन पेयर होगा तो भी होगा, पाई बॉन्ड होगा तो भी होगा। उसके बगल में पूछ रहा है, बोल रहा है कि डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज अलोंग द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, सही है गलत? सही है, मतलब आंसर क्या हो गया? ऑल आर करेक्ट, ये बना लेना है। चल उसके पीछे सोम, इन विच केस लीनियर कंजुगेशन इज एब्सेंट, एब्सेंट इसमें कौन सा कंजुगेशन है? क्रॉस, इसका इधर है इसका इधर है, अबे कहां का लीनियर है? ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, ये आपस में रेजोनेंस है, ये आपस में रेजोनेंस में है। क्रॉस, जागो ग्राहक जागो, ठीक है। जो पूछा जाए वही जो पूछा जाए वही है। चल उसके बगल में लीनियर है क्रॉस, लीनियर इसका इसके साथ इसका इसके साथ सब आपस में रेजोनेंस में है, और सब आपस में रेजोनेंस मतलब लीनियर। बस में आगे इसमें लीनियर है क्रॉस, लीनियर सब आपस में रेजोनेंस में है मतलब लीनियर, लीनियर या क्रॉस, लीनियर सब आपस में रेजोनेंस में है मतलब लीनियर। एक पता चल गया, हो गया मेरा आंसर। मेडिकल वाले इसीलिए तो लगे ही रहते हैं कि मल्टीपल है। चलिए सोच के बताते हैं। बता भाई, विच रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज इन लोवेस्ट एनर्जी, लोवेस्ट एनर्जी इसका क्या मतलब हुआ? मोस्ट स्टेबल। चलिए बताओ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, सबसे ज्यादा स्टेबल? फोर्थ होगा ना? यस सर। सोचिए, नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बना लिया, पॉसिबल है? मतलब सोचो, इंडिया की पुलिस थोड़ी नहीं है कि मार 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 के इसको चोर बनाना ही है। बस में आगे एक बार थाने आ गया तो चोर ही है वो, ठीक है। अगर नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी है तो 8 से ज्यादा नहीं बना सकता है। बस में आगे ऐसा नहीं है कि यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव है, तुरंत यहाँ मिलकर बॉन्ड बना लिया, क्योंकि जो ही यहाँ बॉन्ड बना लिया तो नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बना लिए, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या 10 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? तो सेकंड पीरियड के जो एटम्स हैं, सेकंड पीरियड मतलब कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे? 8। बस में आगे तो इसका मतलब कभी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाए रेजोनेंस मत सोचिएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव हो जाए रेजोनेंस मत सोचिएगा, फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव हो जाए रेजोनेंस मत सोचिएगा। लेकिन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें रेजोनेंस सोच लीजिएगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH2 पॉजिटिव है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 6 है, इसलिए रेजोनेंस सोच लीजिएगा। लेकिन अगर हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ हो गया NH3 प्लस, इलेक्ट्रॉन कितना है? 8, तो इधर का इलेक्ट्रॉन इधर किया हो गया 10, मतलब नहीं सोचना है। अगर कहानी के अंदर हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ OH, अब सोच लो प्रोटोनेट करके ये बना दे, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन पहले से है तो क्या इसका इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा? नहीं, मतलब नहीं सोचना है। कहानी के अंदर हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ F, रेजोनेंस सोच सकते हो, लेकिन 3 लोन पेयर में से एक लोन पेयर ने प्रोटोनेट करके ये बना दिया, 8 इलेक्ट्रॉन पहले से, तो क्या इसका इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा? रेजोनेंस नहीं सोचना है।
बस में आगे। तो इसीलिए जब इसका इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तो ये डायरेक्ट ये नहीं बनाएगा, बल्कि क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को तोड़ेगा और तोड़ के यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इसलिए ये डबल बॉन्ड बी सी के पास नेगेटिव, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आया, मतलब ये कहानी के अंदर किरदार कुछ ऐसा बना लेगा। बस में आगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब बना रहे हो तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो देखो, लेकिन साथ में ये भी देखा करो कि क्या रियल में पॉसिबल है या नहीं है। बस में आगे। तो ये रियल में पॉसिबल नहीं है, और नहीं है तो इसको तो पहले ही हटा दो। अब बच गए 3, इन तीनों बताओ। ए, इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 2। इसमें कितना है? इसमें कितना है? 6 पॉइंट से पहला पॉइंट न्यूट्रल, कोई न्यूट्रल है नहीं। दूसरा कितने पाई बॉन्ड है? 2। कितने हैं? 1। हो गया हमारा काम। बस में आगे। इन दोनों में पूछ ले, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल, काटना चालू करो। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ कट गया, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ कट गया, इसका इसके साथ कट गया, नहीं कटा? हाँ नहीं कटा। यहाँ O के पास इलेक्ट्रॉन, C के पास नेगेटिव, यहाँ O के पास नेगेटिव, C के पास पॉजिटिव, कौन ज्यादा स्टेबल? O के पास नेगेटिव या O के पास पॉजिटिव? इसलिए ये बना लेना है। बस में आगे। तो वो जो 6 पॉइंट है बेटा, उसे अच्छी तरह दिमाग में बैठा लीजिएगा। बस में आगे। चले उसके बगल में मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ डाइसोमीथेन, बोल रहा CH2N2S। बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बी पक्का? हाँ, पाई बॉन्ड ज्यादा है। चलिए कौन सा जी? ABCD। चलो कितना लोग बी वाले हो, ए वाले हो, सी वाले हो, डी वाले हो? तो मैक्सिमम लोग सी वाले जो सोच रहे हैं, तो रेजोनेंस में एटम की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है। यहाँ कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, लेकिन ये कार्बन दो तरफ से नाइट्रोजन, मतलब डाइसोमीथेन का ये स्ट्रक्चर तो है ही नहीं। बस में आगे। डाइसोमीथेन का ये स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो ये इन तीनों में आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। अब बताओ, पहला ज्यादा स्टेबल, दूसरा या तीसरा? इसमें कितने पाई बॉन्ड? इसमें कितने पाई बॉन्ड? इसमें कितने पाई बॉन्ड? इसको तो वैसे ही भूल जाओ। अब इन दोनों में आ जाओ। नाइट्रोजन का पॉजिटिव, नाइट्रोजन का पॉजिटिव कट गया, नाइट्रोजन का पास नेगेटिव, कार्बन के ऊपर नेगेटिव, ज्यादा स्टेबल कौन सा है? हो गया हमारा काम। तो 6 पॉइंट्स अच्छी तरह दिमाग में बैठाना है। बताओ, पहला पॉइंट न्यूट्रल की स्टेबिलिटी ज्यादा, चार्ज की स्टेबिलिटी कम। दूसरा पॉइंट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तीसरा पॉइंट ऑक्टेट पूरा स्टेबिलिटी ज्यादा। चौथा पॉइंट अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बराबर है तो किस तरह का एटम का पास किस तरह का चार्ज। पांचवा पॉइंट सिमिलर चार्ज पास पास होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन दूर होगा, मतलब ये डिसिमिलर पास होगा, इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन। छठा लीनियर कंजुगेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा, क्रॉस कंजुगेशन की स्टेबिलिटी कम। इसी सीक्वेंस में लगाइएगा, तीसरा चौथा। इसे बच्चा फंसता है, इससे गलती करवाई जाती है। बस में आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बता भाई, which resonating structure do not contribute equally to the resonance hybrid? equally, do not contribute equally। तो क्या पूछ रहा है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? नॉन इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट है, नॉन इक्विवेलेंट है? सर हटा भी सकता था, केवल बोल देता इक्विवेलेंट है। अब तो देख, ओ के पास, सी के पास और इक्विवेलेंट बोल रहा है। इक्विवेलेंट है तो बता कैसे डॉक्टर बनेगा? मेहनत कर, पता चला किडनी ही बेच देगा तो। चले एनालाइज करिए। जल्दबाजी किस बात के लिए? बार बार कहते हैं बेटा कि मेडिकल का एग्जाम जो है वो एक्यूरेसी का एग्जाम है। मतलब सोचिए, आपके आईटी एडवांस में 54 क्वेश्चन आते हैं। सोचिए, आईटी एडवांस में 54 क्वेश्चन आते हैं, आईटी मेन में 75 क्वेश्चन आते हैं, और नीट में 180 क्वेश्चन आते हैं। 180 क्वेश्चन, इसको ये देखो ना, 180 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आगे मतलब सोचो, तुक्का अगर मारोगे भी तो इसमें हो सकता थोड़ा बहुत मार भी लो, इसमें कितना मारोगे? नंबर सोचो 180 है। इसमें आगे, और जो नंबर में 180 है तो बहुत सारे बच्चे आपके गांव से आते हैं, बहुत सारे शहर से आते हैं, ठीक है, बहुत सारे बड़े शहर से भी आते हैं। तो इनकी पढ़ने की जो स्पीड होती है वो भी इंपॉर्टेंट होता है कि 180 क्वेश्चन पढ़ ही ना पाओ तो पेपर क्या दोगे? बस में आगे पता चला बायोलॉजी में खूब सारा लैंग्वेज लिखा है और उसको लैंग्वेज समझ ही नहीं पा रहे हो तो आंसर क्या दोगे? बस में आगे कहने के लिए जरूर कहते हैं कि बायोलॉजी मतलब जल्दी जल्दी लगा दो, लेकिन अगर आप लैंग्वेज को समझ पाओगे तभी तो जल्दी लगाओगे। बस में आगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है? पढ़ना, समझना, फिर आंसर देना।
बस में आगे। तो जल्दबाजी मत करो, मेडिकल वालों को यही स्ट्रेंथ है कि मेमोरी अच्छी होती है। अब मेमोरी अच्छी होती है तो मेमोरी को यूज करिए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि सही बोलिए। तो एक नंबर, एक क्वेश्चन भी गलत हो जाना मतलब कितना नंबर गए? 5। और सोचो 25 लाख है, 5 नंबर गए मतलब क्या है? बहुत रैंक इधर उधर हो जाएगा। बस में एक्यूरेसी चाहिए। चलिए, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन, इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट? नॉन इक्विवेलेंट। कंट्रीब्यूशन बराबर या ना बराबर? ना बराबर। पीछे सोम, इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट। COO माइनस O माइनस, COO माइनस O माइनस, इक्विवेलेंट। उसके बगल में इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट। 2 O माइनस है, 2 O माइनस है, 2 CO है, इक्विवेलेंट। ऐसे बन गया। चलो उसके इधर इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट? इसीलिए तेरे को वहां नहीं बैठाया, मुझे पता चला अभी बैठा होता तो पूरा भूकंप आ गया होता। इक्विवेलेंट। सोचो, डबल बॉन्ड इधर 2 मिथाइल कार्बोकेटाइन 2 मिथाइल, डबल बॉन्ड 2 मिथाइल कार्बोकेटाइन 2 मिथाइल, कैसा हो गया? इक्विवेलेंट। ये तो बनेगा। तो इसका अगर नॉन इक्विवेलेंट है तो कंट्रीब्यूशन बराबर नहीं है, इक्विवेलेंट है तो कंट्रीब्यूशन बराबर। बस में आगे समय लीजिए, लेकिन सही बताया करिए, सारा खेल सही का होता है। चलो उसके बगल में विच विल शो हाईएस्ट प्लस आई इफेक्ट, क्या याद करना है? ऑर्डर। तो इसको तो भूल जाओ, ऑर्डर बताओ। सबसे पहले O माइनस, फिर याद होना चाहिए ना, बताओ भाई। O माइनस, फिर देखो O माइनस, फिर NH2, फिर NHR, फिर NR2, फिर OH, फिर OR, फिर NH कार्बन डबल बॉन्ड OR, हाँ NHCOR, फिर O कार्बन डबल बॉन्ड OR, हाँ OCOR, फिर क्लोरीन 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 ब्रोमीन आयोडीन। तो कहा हो गया ये आपका O माइनस। ये तो है। क्या ये प्लस M में होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। ये किसमें है? माइनस, सॉरी प्लस आई। किसमें है? प्लस। निगेटिव मतलब प्लस। चल NH2 प्लस में है नहीं है? है। यहाँ लोन पेयर प्लस में है नहीं है? तो ये NR2 है, ये NH2 है, ये आपका O माइनस है। तो हाईएस्ट किसमें हो गया? O माइनस। चलिए माइनस आई, वो भी क्या पूछ रहा है? हाईएस्ट। ठीक है, कौन सा होगा जी? बताओ डॉक्टर, कौन सा? पक्का? ऑर्डर सुना। NO2 plus SO3 डॉक्टर साहब रुको रुको रुको। हाँ, NO2 प्लस क्यों बोल रहा है? डायरेक्ट NO2 बोलो। NO2, फिर हाँ उसके आगे भी हाँ, फिर ना, फिर हाँ। चलो कौन सुनाएगा? बता भाई। हाँ बता। बस यही करना है। तो हाईएस्ट कौन सा हो गया? NO2। ये तो करना है। सोचो ये आपका माइनस M में होगा या नहीं होगा? होगा। कहां से होगा? यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते पैसा जाएगा। बस में आगे मतलब रेजोनेंस में नहीं है, मतलब केवल माइनस आई से खींचेगा, माइनस M से पैसा नहीं खींचेगा। क्या ये माइनस M में होगा? नहीं। अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगा दें तो क्या इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा? नहीं, मतलब माइनस M में नहीं है। ये माइनस M प्लस M, प्लस M लोन पेयर है ना, तो एक डबल बॉन्ड भी C के पास लोन पेयर, ये पैसा देने का काम करेगा। तो माइनस आई से खींचेगा, प्लस M से देगा। बस में आगे। तो ऑर्डर प्रॉपर तरीके से आना चाहिए कि कौन माइनस का काम कर रहा है और कितना माइनस का काम कर रहा है। बस में आगे। अगर ऑर्डर याद हो गया इसी को चैप्टर में जोड़ेगा और क्वेश्चन बना लेगा। सोचो, विच नाइट्रोजन एटम हैज लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? लोकलाइज्ड, बताओ भाई लोकलाइज्ड का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस ना हो। गुड। जो रेजोनेंस में ना हो वो लोकलाइज्ड है, और जो रेजोनेंस में हो वो डीलोकलाइज्ड। तो सोचो क्या इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है या नहीं है? ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास लोन पेयर मतलब डीलोकलाइज्ड। क्या इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है नहीं है? ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास लोन पेयर मतलब डीलोकलाइज्ड। इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है नहीं है? तो ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास लोन पेयर मतलब डीलोकलाइज्ड। लेकिन यहाँ ए डबल बॉन्ड बी, सी डबल बॉन्ड डी, क्या इसका रेजोनेंस होगा? डबल बॉन्ड का रेजोनेंस होगा। तो ये क्या हो गया? लोकलाइज्ड। तो इसी को आगे बेस में पढ़ोगे कि इसका देने का पावर ज्यादा होगा या इसका देने का पावर ज्यादा होगा। तुम्हारा पैसा तुम्हारे जेब में, तुम्हारा पैसा दोस्तों की जेब में, कब आसानी से गरीब को पैसा दोगे? तो इसलिए इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, उसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा। यही आगे पढ़ने वाले हो। इसी का मान लो कभी रिएक्शन करना हो H प्लस से, तो ये लोन पेयर देगा, ये लोन पेयर देगा, जिसका पास पैसा ज्यादा होगा वो देगा। तो यही तो आगे रिएक्शंस की बात करेंगे। बस में आगे। सोचो इस नाइट्रोजन के पास पैसे हैं, लेकिन इसके खींचने वाला कौन है? COR, मतलब कीटोन का माइनस M लगा हुआ है।
बस में आगे। लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का माइनस हम लगा हुआ है, तो कीटोन ज्यादा खींचता है, डबल बॉन्ड ज्यादा खींचता है कीटोन। तो यहाँ पैसा ज्यादा है कि यहाँ पैसा ज्यादा है, कार्बन ये नाइट्रोजन के पास। तो कहने का मतलब ये है कि यही तो बेस में पढ़ने वाले हो, और क्या पढ़ने वाले हो, बस टर्म्स बदलते चले जाएंगे लेकिन खेल इसी का होगा। बस में आगे, बस कभी बेस बोल देगा, कभी एसिड के साथ रिएक्शन बोल देगा, ये सब कहानियां सुनाता रहेगा। चलिए अब रेजोनेंस के बाद जो कहानी निकली वो कौन सा है, हाइपर कंजुगेशन। समझिएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ कितनी है 1.54 एंगस्ट्रॉम, याद होना चाहिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम। ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉम। बेंजीन सिंगल डबल दोनों की बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम। इसलिए जनरलाइज कर लेते हैं कि सिंगल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, डबल की कम है, ट्रिपल की सबसे कम है। और बेंजीन में दोनों बराबर है तो कह देते हैं कि रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड यहाँ भी है, डबल बॉन्ड यहाँ भी है, इसलिए डबल सिंगल के बीच का है, इसलिए कहानी ये है। लेकिन हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि प्रोपीन में ये जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है ये 1.49 एंगस्ट्रॉम है। अब ये परेशान करता है कि जब इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है नहीं तो वैल्यू गिरा कैसे, और अगर गिरा तो इसके पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को समझाएं कैसे। बस में आगे, दूसरा मतलब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमें समझाना है जो इंडक्टिव इफेक्ट समझा नहीं पा रहा है, रेजोनेंस समझा नहीं पा रहा है। दूसरा कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, जो बेंजीन पे अल्काइल ग्रुप लगाया, मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, तो प्लस आई के ऑर्डर में हमने पढ़ा है मिथाइल ज्यादा है, सॉरी मिथाइल कम है, इथाइल ज्यादा है, आइसोप्रोपाइल और ज्यादा है, और टर्सरी ब्यूटाइल सबसे ज्यादा है। तो जब टर्सरी ब्यूटाइल सबसे ज्यादा है तो इस घर में पैसा सबसे ज्यादा है, और मिथाइल का पैसे देने का पावर कम है तो इस घर में पैसा सबसे कम है। लेकिन हम देखते हैं कि जब किसी गरीब को पैसा देना होता है तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, मतलब इस घर में पैसा ज्यादा है, फिर इसमें है, फिर इसमें है, फिर इसमें है। तो इस एबनॉर्मलिटी को समझाएं कैसे। प्लस आई कह रहा है कि इसका सबसे कम है, इसका सबसे ज्यादा है, लेकिन रिएक्टिविटी दिख रहा है कि इसका सबसे ज्यादा है, इसका सबसे कम है। मतलब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझाना है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को समझाना है जो इंडक्टिव इफेक्ट और आपका रेजोनेंस नहीं समझा पा रहा है। और जो इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस नहीं समझा पा रहा है तो कुछ लोगों ने दिमाग लगाया। किसने लगाया, एक थे बेकर और दूसरे थे नाथन, इन्होंने दिमाग लगाया और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि सिग्मा पाई को मिला देते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। और जो सिग्मा पाई को मिलाकर नया कॉन्सेप्ट लगाया उसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन। उन्होंने बोला कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, अगर इसके पैसे को ऊपर खींच लें तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा, और जो ही यहाँ निगेटिव बन गया तो ए डबल बॉन्ड भी सी के पास निगेटिव, हम इसका रेजोनेंस करा सकते हैं। मतलब प्रोटॉन को ऐसे ही छोड़ दिया और यहाँ निगेटिव सोच लिया और ए डबल बॉन्ड भी सी पे निगेटिव करके रेजोनेंस बनाकर ये बना दिया। सोचो अगर इसके इलेक्ट्रॉन को इधर खींच दे पॉजिटिव निगेटिव, इसका रेजोनेंस करके वो बना लें, इसके इलेक्ट्रॉन को नीचे खींच दे पॉजिटिव निगेटिव, इसका रेजोनेंस करके ये बना लें। तो इसी को एज्यूम कर लिया, और इसी को एज्यूम कर लिया कि कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा का इस पाई के साथ ओवरलैपिंग हो गई। और जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा का पाई के साथ ओवरलैपिंग हो गया, इसी ओवरलैपिंग को एक नया नाम दे दिया, और नाम क्या दे दिया है, हाइपर कंजुगेशन। और सोचो यहां अगर 3 हाइड्रोजन होंगे तो इस तरह के 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे तो इस तरह के 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, और यहाँ अगर 1 हाइड्रोजन होगा तो इस तरह के 1 स्ट्रक्चर बनेगा, और यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा इस तरह कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो क्या इसका डोनेशन कम और इसका डोनेशन ज्यादा, हमने समझा दिया नहीं समझा दिया, समझा दिया। क्या हमने यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को भी समझा दिया नहीं समझा दिया, और जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर समझा दिया मतलब बॉन्ड लेंथ कम होना समझा दिया, और इलेक्ट्रॉन डोनेशन समझा दिया ज्यादा मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन बढ़ गया मतलब रिएक्टिविटी बढ़ गई, और इसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन कम हो गया मतलब रिएक्टिविटी कम हो गई। तो सोचो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं समझा पा रहा था इसलिए आपने हाइपर कंजुगेशन को लगाया। तो हाइपर कंजुगेशन ज्यादा डोमिनेटिंग है, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग है, हाइपर कंजुगेशन। तो 3 तरह के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आए, पहला कौन सा है, इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा रेजोनेंस, तीसरा हाइपर कंजुगेशन। बस में आगे। तो हाइपर कंजुगेशन में अभी तो तुमने देखा है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बगल वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है उसका केस, लेकिन और कहां हो सकता है, तो और कहानी में कहां किरदार आ सकता है, तो वो हो सकता है sp3 कार्बन जिसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन हो, उसके बगल में कार्बन को पॉजिटिव हो, फ्री रेडिकल हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। मतलब हमें कार्बोकेटाइन में सोचना है, हमें फ्री रेडिकल में सोचना है, हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन में सोचना है, या बेंजीन में सोचना है, नेफ्थलीन में सोचना है, एंथ्रासीन में सोचना है मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सोचना है, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मतलब अल्काइन में सोचना है। कितना होगा अगर नंबर निकालना है तो इसको घेर लेना है, और घेरने के बाद बगल वाले कार्बन में जितने हाइड्रोजन है उतने हाइपर कंजुगेशन सोच लेना है। जैसे अगर सोचो इसी कार्बोकेटाइन में बोले तो इसको घेर लिया, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3, कितने हाइपर कंजुगेशन 9। इसमें पूछा तो इसको घेर लिया, यहाँ 3 यहाँ 3, कितने हो गए 6। इसमें पूछा तो इसको घेर लिया, 3 3 और 2 कितने हो गए
8। इसको पूछा, इसको घेर लिया, 3 3 2 2, कितने हो गए 10। इसमें पूछा, इसको घेर लिया, यहाँ कितने हैं 1 1 हाइपर कंजुगेशन, इसमें घेर लिया, कितने हो गए 6। बस में आगे इसको घेर, इसमें होगा या नहीं होगा, कार्बेनाइन है, कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, मतलब नेगेटिव चार्ज में हाइपर कंजुगेशन नहीं सोचना है। इसी से बेंजीन के ऊपर इथाइल लगा दिया, यहाँ कितने हैं 2 हाइपर कंजुगेशन, इसको ले लिया, यहाँ कितने हैं 4, 2 यहाँ 2 यहाँ 4 हाइपर कंजुगेशन। डबल बॉन्ड के ऊपर के हाइड्रोजन को हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व नहीं करते हैं, हमेशा कार्बन क्या होना चाहिए sp3 कार्बन, उसके ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन, अब बगल में कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल कार्बन कार्बन डबल कार्बन कार्बन ट्रिपल। एक बार आईटी ने एडवांस में ओवरलैपिंग का नेचर भी पूछा है कि जब हम अल्कीन की ओवरलैपिंग करा रहे हैं तो इस केस में क्या है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा का कार्बन कार्बन पाई के साथ ओवरलैपिंग है। लेकिन जब कहानी में कार्बोकेटायन है तो कार्बोकेटायन का मतलब क्या है, कहानी के अंदर कुछ किरदार ऐसे है और यहां तुमने ऐसा कार्बोकेटायन बनाया है। तुमने पढ़ा है इसके इलेक्ट्रॉन को ऊपर कर देते हैं नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तुमने पढ़ा है ए के ऊपर नेगेटिव बी के ऊपर पॉजिटिव, क्या रेजोनेंस होता है नहीं होता है, होता है। तो इसका इसी कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा का इसके वैकेंट ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करा दिया। तो जो कार्बोकेटायन के टर्म्स में समझाना होगा तो क्या बोलना है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा का वैकेंट ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग है। लेकिन जब आपका कार्बन कार्बन डबल से समझाना है तो क्या बोलना है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा का इसके पाई के साथ ओवरलैपिंग है। तो यहाँ पाई एपी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग बोलनी है और यहाँ आपका वैकेंट ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग बोलना है। तो टर्म्स अच्छे से आना चाहिए, एडवांस के समय ये पूछा है। कितना होगा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल कार्बन कार्बन डबल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को घेर लो, अब बगल वाले कार्बन जितने हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कंजुगेशन सोचना है। इसके दूर से कोई मतलब नहीं है, सारा खेल इसके बगल वाला, और इसके बगल वाले को गिन लेना है कितने हाइड्रोजन है, हाइपर कंजुगेशन का नंबर निकल जाएगा। बना लोगे। तो कोचिंग वाले कभी कभी इसी हाइपर कंजुगेशन को छोटा करते हैं तो क्या लिखते हैं H, लेकिन हम क्या लिखेंगे HC, क्योंकि हम HC वर्मा सर से थोड़ा इंस्पायर्ड है। बस में आगे उनकी किताब का नाम क्या है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, अब मेरी किताब का नाम क्या है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसका तो वो जो नाम मैंने लिया है कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो इसी HC वर्मा सर की किताब से ही लिया है। उसी को रेफरेंस लेके मैंने वैसा बनाया कि यार केमिस्ट्री की एक अच्छी किताब होनी चाहिए जो HC वर्मा सर की किताब के लेवल की हो, मतलब हर चीज उसमें मिल जाए। तो इसलिए मैंने इसके अंदर थ्योरी और क्वेश्चन सब कुछ डाला है और ऐसा बनाने की कोशिश किया है कि ये एक अच्छा फ्यूचर में एक अच्छा बुक के रूप में भी निकले। और लकली साउथ में बहुत ज्यादा चलता भी है, बस नॉर्थ में थोड़ा कम चलता है। चलिए एनी आओ, तो कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बस में आगे इनको घेर लेना है और बगल वाले कार्बन के हाइड्रोजन को गिन लेना है और जितने भी यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कंजुगेशन हो जाएंगे। बना लोगे। चलिए सोचते हैं, एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन, in hyperconjugation there is overlap between p and pi, 2p 2 pi d pi और यहां सिग्मा p। सोचो सोचो, यही मैं बोल रहा हूं, ये कार्बन sp3 चाहिए, बगल में कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल कार्बन कार्बन डबल कार्बन कार्बन ट्रिपल, ये तो बोल रहा हूं। किसकी ओवरलैपिंग है, ये कौन सा है सिग्मा, ये कौन सा है पाई, तो है कौन सिग्मा पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग ही तो है। बस में आगे, क्या कार्बन के पास डी ऑर्बिटल है, तो क्यों बिना मतलब का डी वाला दिमाग लगा रहे हो। और जब पी पी की ओवरलैपिंग कर रहे हो, पाई पाई की ओवरलैपिंग कर रहे हो, तो कौन सी ओवरलैपिंग है, रेजोनेंस ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, कौन सा ए हाइपर कंजुगेशन है, रेजोनेंस है। रेजोनेंस यहाँ लोन पेयर मतलब क्या हो गई, ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर, कौन सी ओवरलैपिंग है, रेजोनेंस वाली ओवरलैपिंग है। तो यहाँ हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन सिग्मा और आपका पी या पाई ये कौन सा ओवरलैपिंग है, हाइपर कंजुगेशन। तो जब हम सिग्मा का ओवरलैप पाई के साथ कराया तो हाइपर कंजुगेशन है, पाई पाई का कराया तो रेजोनेंस है, और केवल सिग्मा में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन कराया तो ये क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है। केवल खेल सिग्मा के अलोंग है, मतलब कहानी इंडक्टिव इफेक्ट, केवल खेल पाई के अलोंग है, कहानी रेजोनेंस। लेकिन कहानी में सिग्मा पाई को मिला दिया, खेल कौन सा है, हाइपर कंजुगेशन, याद रहेगा। चलिए उसके बगल में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिबिट हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन कहां होगा, इसको भूल जाओ। कॉन्सेप्ट, कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे ऑड इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। गुड, कार्बन कार्बन की sp3 कार्बन जिसके ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन हो, उसके बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज फ्री रेडिकल कार्बन कार्बन डबल कार्बन कार्बन ट्रिपल। सोचो फ्री रेडिकल बगल में कार्बन, हाइपर कंजुगेशन होगा या नहीं होगा। कार्बोकेटायन बगल में कार्बन पे हाइड्रोजन होगा या नहीं, सोचो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बगल में कार्बन होगा या नहीं,
होगा। और सोचो नहीं। कार्बोकेटाइन बगल में ये वाला कार्बन, क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है? इसमें 3 कार्बन CH3 लगा दिया है, तो क्या इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा? तो ये हमको बताना है। बस में आगे इधर आ जाओ पीछे। हाँ बताओ, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज द मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट व्हेन अटैच्ड टू बेंजीन। इसको बेंजीन से जोड़ दिया। कितने हाइपर कंजुगेशन होंगे? 3। पीछे इसमें कितना हाइपर कंजुगेशन है? 2। बगल में इसमें कितना है? 1। उसके बगल में इसमें कितना है? नहीं है, मतलब 0 बोलते हैं। बस में आगे तो क्या पूछा? मैक्सिमम मिनिमम? मैक्सिमम। चले कौन सा हो गया? ये बन गया। बस में आगे तो यही सब चीजें देखनी है और आपको आंसर बताना है। चलो पीछे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। मतलब क्या बोल रहा है कि विच वन, मतलब सब में सारे हो, इंडक्टिव इफेक्ट भी हो, मेसोमेरिक इफेक्ट भी हो, हाइपर कंजुगेशन भी हो। बता भाई, इंडक्टिव इफेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए? रोशन, इंडक्टिव इफेक्ट सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी डिफरेंस। 5 बार बोलो, इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी डिफरेंस। क्या बोलना है? बोलो, इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी डिफरेंस। चलिए बोलो, क्या बोलना है? फिर से 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 क्या बोलना है? रेजोनेंस मतलब वो तो केसेस हैं। रेजोनेंस मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। जितना अच्छा ओवरलैपिंग होगा उतना स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस होगा। हम फ्लोरीन को पहले, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन क्यों लेते हैं? क्योंकि कार्बन कार्बन 2p है, फ्लोरीन 2p है, 2p 2p ओवरलैपिंग। उसमें आगे क्लोरीन में 3p ओवरलैपिंग, ब्रोमीन में 4p ओवरलैपिंग, आयोडीन में 5p ओवरलैपिंग। तो 2p 5p ओवरलैपिंग अच्छा, 2p 4p ओवरलैपिंग अच्छा, 2p 3p ओवरलैपिंग अच्छा, 2p 2p ओवरलैपिंग अच्छा। इसलिए पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। बस में आगे। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा है? फ्लोरीन। इसलिए कार्बन फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा, तो सिग्मा के लॉन्ग खींचेगा लेकिन पाई के लॉन्ग देगा। बस में आगे। तो जब इंडक्टिव इफेक्ट बोले तो दिमाग में क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी डिफरेंस। जो रेजोनेंस बोले तो क्या आना चाहिए? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसलिए OH का ज्यादा है, OR का कम है। क्यों है? क्योंकि कार्बन का स्टेरिक फैक्टर आ गया जो रेजोनेंस को पुअर करेगा, स्टेरिक फैक्टर आ गया। NH2 का ज्यादा है, फिर NHR का, फिर NR2 का। क्यों है? क्योंकि एक R फिर 2 R स्टेरिक फैक्टर ओवरलैपिंग को खराब बना रहा है। बस में आगे। तो जितना अच्छा ओवरलैपिंग उतना अच्छा रेजोनेंस। बस में आगे। OH का प्लसन ज्यादा, SR का प्लसन ज्यादा। सोचो, मान लो कभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से OH लगा हो, कभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से SH SR लगा हो, तो कौन ज्यादा देगा? OH। क्यों? कार्ब ऑक्सीजन 2p ऑर्बिटल, कार्बन 2p ऑर्बिटल, 2p 2p की ओवरलैपिंग, और सल्फर मतलब 3p 2p की ओवरलैपिंग। कौन अच्छा होगा? 2p 2p। तो मतलब रेजोनेंस मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस, और मेसोमेरिक मतलब वही है रेजोनेंस, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। बस में आगे। हाइपर कंजुगेशन मतलब सिग्मा और पाई sp3 कार्बन पे हाइड्रोजन, उसके बगल में कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल, कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन ट्रिपल। मकारी नहीं करना है। क्या बोलना है? कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन ट्रिपल। केवल डबल ट्रिपल बोला तो कभी कभी कार्बन ऑक्सीजन को भी खींच लोगे। बस में आगे। तो इसलिए केयरफुल रहिए, कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन ट्रिपल पूरा बोलना है। चल अब बता भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडक्टिव इफेक्ट, क्या इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट है या नहीं है? रेजोनेंस नहीं है। उसके बगल में इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है या नहीं है? है। CH3 का प्लस आई सोच सकते हो, लेकिन रेजोनेंस नहीं है। ये डबल बॉन्ड भी C है, C के ऊपर ना ही पॉजिटिव है, ना ही नेगेटिव है, ना ही लोन पेयर है, ना ही रेडिकल है, ना ही आगे डबल बॉन्ड, ना ही ट्रिपल बॉन्ड, तो रेजोनेंस नहीं है। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है या नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि दादाजी बैठे हैं, ऑक्सीजन खींच रहे हैं। बस में आगे। रेजोनेंस है या नहीं है? है। ए डबल बॉन्ड भी, C डबल बॉन्ड भी। हाइपर कंजुगेशन है या नहीं है? हाँ है, केवल है बोल सकता था। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बगल में कार्बन हाइड्रोजन। बस में आगे। तो कहने का मतलब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बगल में कार्बन के पास हाइड्रोजन, तो इसको देखें तो ये हाइपर कंजुगेशन है, इसको देखें तो रेजोनेंस है, इसको देखें तो -I है। यही हमारा आंसर है। चलो पीछे। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है या नहीं है? कहाँ है? हाँ है, नहीं है? अरे एक बार बोला कर यार सोच के, इसको बार बार भी समझा रहा हूँ तो धीरे धीरे वही कहानी पहुंच जा रहा है। सर, है सर, केवल है या नहीं? केवल है बोल सकता है, सब कार्बन ही कार्बन तो है। और जब केवल ही कार्बन कार्बन क्यों सोच रहे हो? कहाँ इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है?
ये भी अल्कीन, ये भी अल्कीन, कहीं डिफरेंस है? बस में इन जनरल रेफरेंस मान लो नहीं है। रेजोनेंस है ना, ये डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, मेसोमेरिक इफेक्ट, ये हाइपर कंजुगेशन नहीं है क्योंकि sp3 कार्बन चाहिए जिसको हाइड्रोजन हो और sp3 है ही नहीं। बस में आ गई। तो एकदम कॉन्सेप्ट पकड़ के चलिए, अच्छा कॉन्सेप्ट पकड़ के चलोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस में आ गई। लेकिन है क्या ना कि आप कॉन्सेप्ट को छोड़ के बाकी सब कुछ दिमाग में लगाने लगते हो। चले कुछ चीजें दिमाग में बैठाना है। क्या बैठाना है? सबसे पहले अगर जनरल ऑर्डर की बात करें, पावर की बात करें, तो सबसे पावरफुल कौन सा है? रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों है? क्यों रटे हैं? क्यों हम कहें कि रेजोनेंस पावरफुल है, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट? रेजोनेंस मतलब पाई के अलोंग खेलना, इंडक्टिव इफेक्ट मतलब सिग्मा के अलोंग खेलना। पाई वीक, सिग्मा स्ट्रॉन्ग। वीक तोड़ना आसान है, स्ट्रॉन्ग तोड़ना डिफिकल्ट है, और ये भाई सब बीच में है, सिग्मा पाई का कॉम्बिनेशन है। बस में आगे। इसलिए कहानी में पहले रेजोनेंस आता है, पाई इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से मूव कर जाते हैं, उसके बाद कहानी में हाइपर कंजुगेशन, बाद में इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन बदमाशों में एक बदमाश कौन सा है? हैलोजन। हैलोजन और कार्बन, इनके बीच का इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी इतना ज्यादा है कि देने का काम कम करता है, खींचने का काम ज्यादा करता है। और जो देने का काम कम करता है, खींचने का काम ज्यादा करता है, मतलब क्या है? इसका माइनस आई इसके प्लस एम से स्ट्रॉन्ग है। बस में आगे। अब क्वेश्चन आया, क्या सर कभी प्लस एम नहीं देखेंगे? देखेंगे तभी पढ़ा है, अदरवाइज क्यों पढ़ते हैं? बस में आगे। तो जब कभी हैलोजन आ जाए, उसके बगल में पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो अपना लोन पेयर इसको देने लगेगा, जिससे ऑक्टेट पूरा हो जाए, मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाए। बस में आगे। लेकिन न्यूट्रल मॉलिक्यूल में वो दूसरे का पैसा क्या करता है? खींचता है। इसलिए कहते हैं ओनली फॉर हैलोजन इसका माइनस आई इसके प्लस एम से स्ट्रॉन्ग है। तो पहला काम क्या है? सबसे पहले जनरल ऑर्डर में रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। अब क्वेश्चन आया कि सर अगर ये भी पैसा दे रहा है, ये भी पैसा दे रहा है, ये भी पैसा दे रहा है, तो कितना पैसा दे रहा है? ऑर्डर। तो ऑर्डर में फिर ग्रुप्स आ गया। लेकिन इन जनरल अगर रेफरेंस बनाए कि मान लो अगर आपका OH है, आपका OR है, ये आपका माइनस आई में भी है, ये आपका ये प्लस एम में भी है, और दोनों माइनस आई में भी है और प्लस एम में भी है। तो अगर मान ली माइनस आई में भी है और प्लस एम में भी है, और कह रहे हो कि प्लस एम पावरफुल है, तो ये कितना पैसा दे रहा होगा? कितना? 10⁻15। एक IT एडवांस का जेई के समय का 2004 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या पूछा था? अ कंपाउंड ए विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O व्हिच ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव कंपाउंड B and C, बोथ B and C गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन पॉजिटिव। अब डाटा देता है कि द रिएक्टिविटी ऑफ A इज 10⁻15 टाइम दैट ऑफ इथेन। अब आपसे पूछता है कि बताइए A का स्ट्रक्चर क्या है, B का स्ट्रक्चर क्या है, C का स्ट्रक्चर क्या है? तो E का जो स्ट्रक्चर बनाओगे ये बनाओगे, और सोचो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके ऊपर OR का प्लस एम। तो क्या इस OR का प्लस एम ने इसको पैसा दिया या नहीं दिया? दिया। और सोचो कितना सारा पैसा दिया, और जो कितना सारा पैसा दिया, तो क्या नंबर में कम है, बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब इतना सारा पैसा आया तो थोड़ा बहुत पैसा गया, तो इस पर्टिकुलर को नेग्लिजिबल मान लेना है। बस में ये दिमाग नहीं लगाना है कि सब कुछ तो खींच रहा होगा। बस में कुछ तो वाली बीमारी से क्या करना है? अपने आप को बचाना है कि कुछ तो खींच रहा होगा। बस में आगे इस बीमारी को क्या करना है? अपने आप से बचाना है। बस में आगे बच्चा है दिमाग लगाएगा कि सर यहाँ फिनॉल है, यहाँ एनिसोल है, यहाँ OH है, या OCH3 है, सर कुछ तो खींच रहा होगा। बस में आगे कुछ तो खींच रहा होगा। वो डाटा इतना कम है कि देने वाला पावर बहुत ज्यादा है। बस में आगे। और देने वाला पावर बहुत ज्यादा है कि इसका प्लस एम ही देखना है, इसका माइनस आई नहीं देखना है। लेकिन जब कहानी में हैलोजन आ गया, और जो हैलोजन आ गया, तो हैलोजन का क्या है? माइनस आई डोमिनेटिंग है, इसका प्लस एम क्या है? वीक है। बस में आगे। जब फिनाइल ग्रुप आ जाए या विनाइल ग्रुप आ जाए, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करेंगे? रॉबिन हुड। रॉबिन हुड मतलब अमीरों से पैसा खींचना और गरीबों को पैसा देना। बस में आगे। अमीरों से पैसा खींचना, अमीर मतलब निगेटिव चार्ज लोन पेयर, अगर ये होंगे तो पैसा क्या करेंगे? खींचेंगे। कभी यहाँ निगेटिव होगा पैसा खींच लेगा, कभी लोन पेयर होगा पैसा खींच लेगा। फिनॉल है, एनिलीन है, एनिसोल है, ये सब होंगे पैसा क्या करेगा? खींच लेगा। अब किसी गरीब होगा, कार्बोकेटाइंस है, इनको पैसा क्या करेगा? दे देगा। तो इसका तो अमीरों के लिए माइनस एम का काम करेगा और गरीबों के लिए प्लस एम का काम करेगा। बस में आगे। अमीरों के लिए क्या करेगा? माइनस एम, और गरीबों के लिए क्या करेगा? प्लस एम। बस में आगे। तो इसलिए दिमाग में रखना है कि फिनाइल ग्रुप या विनाइल ग्रुप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करेगा? रॉबिन हुड। और जो आपको अच्छे से याद रखना है, क्या याद रखना है? ऑर्डर प्लस एम माइनस एम प्लस आई माइनस आई। बताओ प्लस एम सबसे पहले, फिर 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 O माइनस कहां से आएगा?
फिनॉल चैप्टर से प्रोटॉन खींचोगे फिनॉक्साइड बनेगा O-। बस में आगे NH2 एनिलीन, NHR एन अल्काइल एनिलीन, NR2 एन डाई अल्काइल एनिलीन। बस में आगे OH मतलब फिनॉल, OR एनिसोल, NaCOR मतलब है क्या, एनिलीन की रिएक्टिविटी कम करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करेंगे और उसको एसिटामाइड वगैरह बनाएंगे। याद आया? ठीक है, एसिटेनिलाइड बनाएंगे, एसिटेनिलाइड बनाएंगे, पीएच NaCO-CH3। बस में आगे फिनॉल की रिएक्टिविटी कम करेंगे, उसको एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करके PHOCO-CH3 बनाएंगे। बस में आगे तो इसलिए पहले NHR आएगा, सॉरी NaCOR आएगा, फिर OCOR आएगा। बस में आगे और उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये मैंने वही सब लिए हैं जो आपके सिलेबस में है और इसी के इर्द गिर्द चैप्टर घूमते हैं। बस में आगे अब कहानी में कौन सा हो गया, -M। सबसे पहले NO2, फिर SO3, फिर साइनाइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एसिड, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर एसिड, फिर अमाइड। बस में आगे इन्हीं के इर्द गिर्द आपके चैप्टर घूमेंगे, कभी नाइट्रेशन कराएंगे, कभी सल्फोनेशन कराएंगे, कभी CN लगाएंगे, ये सब लगाएंगे, क्वेश्चन बनेगा। तो ये प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। प्लस आई सबसे पहले, फिर ड्यूटेरियम H। कहानी में -I सबसे पहले, फिर SR2 प्लस, फिर NH3 प्लस, फिर NO2, फिर SO3, फिर हाँ साइनाइड, फिर CO, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर OH, फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, फिर NH2, फिर फिनाइल, फिर इथीन, लास्ट में रेफरेंस वैल्यू H। ये प्रॉपर आना चाहिए। अब उसके बाद क्या है, हाइपर कंजुगेशन कहाँ होगा, कितना होगा, तो कहाँ होगा, sp3 कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन हो, बगल वाले कार्बन पे कार्बोकेटाइन हो, फ्री रेडिकल हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। बताओ इतने सा क्वेश्चन आएगा, बना लोगे? तो आज की क्लास में क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक, GOC का एक पार्ट पढ़ा, मतलब इफेक्ट पढ़ाया। इफेक्ट पढ़ाया मतलब आपको टूल्स सिखाया। क्या सिखाया, टूल्स, कि इन्हीं के इर्द गिर्द आपको अब आगे क्वेश्चंस करने हैं। मतलब ये टूल्स शार्प होने चाहिए। टूल्स में कौन सा टूल्स, इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा रेजोनेंस, तीसरा हाइपरकंडक्शन। इस पे अगर कमांड बन गया तो अगला हेडिंग क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये तो होगा। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, ये है क्या, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका एप्लीकेशन है वो है क्या, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। बस यहाँ की GOC तो हम लोग एक रेफरेंस मान लिए भाई, ये पढ़ लिया, कुछ लगा लो, लेकिन आगे जो रिएक्शन है, रिएक्शन कोई नई चीज नहीं है, इसी का एप्लीकेशन तो है। तो कुछ कॉमन एप्लीकेशन हम यहाँ पढ़ लेते हैं और रिएक्शन को अलग से हम सेग्रीगेट कर लेते हैं। बस में आगे तो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। कल अगर आप आते हैं और अगर याद करके नहीं आते हैं, कल क्लास है, ये इसने सही बोला यार, हाँ ये इसने बहुत सही बात बोली। परसों आप लोग का बोर्ड का पेपर है ना, हाँ कल वाली क्लास नहीं है, ठीक है, कल शाम वाली क्लास नहीं है, जो कि जो भी बोर्ड वाले बच्चे हैं आराम से तैयारी कर लें, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो परसों होगी। बस में आगे सब लोग ध्यान से सुन लें, मैसेज करना है या फिर याद रहेगा। हाँ पता चला कल 4 बजे आ गए सर कोई दिख ही नहीं रहा है चले क्लास को फिर मैं यहीं भी छोड़ता हूँ।